नमस्कार, यह है रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ मनीषा। डीएलए में आप सभी का स्वागत है। डीएलए यानी कि डेली लाइफ एनालिसिस। हर बार हर शो में हमारे हर एपिसोड में कोई ना कोई ऐसी बात होती है जो हमारे समाज या देश या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुछ ना कुछ घटित हो रहा होता है और जिसके बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं, चर्चा करते हैं अपने पैनलिस्ट के साथ। और हमारे सारे पैनलिस्ट ही बहुत प्रबुद्ध हैं, पत्रकार होते हैं या राजनीतिक विश्लेषक होते हैं या और जो अच्छे जो बौद्धिक स्तर पर हाई जिनका होता है वो हमारे साथ उसी बात पर चर्चा करते हैं। तो आज मैं आपको स्टार्ट करूं अपना शो, उससे पहले मैं एक बचपन की कुछ गलियों में ले जाना चाहती हूँ, क्लासेस में ले जाना चाहती हूँ। कुछ शरारती बच्चे हुआ करते थे, तो जो जब क्लास में या फिर कभी खेल के मैदान में, तो जब वो खेल में जीतते नहीं थे तो वो कुछ ऐसी हरकतें किया करते थे कि खेल बिगाड़ दिया करते थे। तो जब उनके पास कुछ कंस्ट्रक्टिव करने के लिए नहीं होता था तो वो खेल बिगाड़ दिया करते थे। तो ऐसे लगता है मुझे कि आप, आई होप कि आप सभी के भी बचपन के अनुभव ऐसे ही रहे होंगे कि ऐसे शरारती कुछ नालायक बच्चे हुआ करते थे कि जो कहीं भी स्टैंड नहीं करते थे, लेकिन इस काम में नंबर वन होते थे कि कैसे दूसरों को सताया जाए और कैसे काम को बिगाड़ा जाए। तो ऐसा ही कुछ आजकल भारतीय राजनीति में हमें देखने को मिल रहा है। तो आज का जो हमारा मुद्दा है, जो आज का हमारा टॉपिक है, वो ये है कि जो 14 एंकर्स को, जर्नलिस्ट का जिनका बहिष्कार किया गया है, तो उसे यदि हम देखें तो ये रिश्ता तो वही है, मतलब रिश्ता वही है, डीएनए वही है, बीज वही है, बस समय बदल गया। 1975 में ऐसा ही कुछ हुआ था जब भारत में इमरजेंसी को लगाया गया था और अभिव्यक्ति की आजादी पर हमें जो है रोक लगा दी गई थी। और उसके क्या थे वो तो अभी हमारे पैनलिस्ट बताएंगे, क्या उसके दुष्प्रभाव थे, क्या क्या हुआ था उस दौरान। और इसके अलावा यदि हम आज बात करें तो बहिष्कार करना भी कुछ कुछ ऐसा ही है। तो मैं स्वागत करती हूँ अपने सभी पैनलिस्ट का आज के शो में। हमारे साथ हैं अनिल मिश्रा जी, जो कि एक सीनियर पत्रकार हैं रुद्रपुर से। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। हमारे साथ प्रणाम हैं, मैम, प्रणाम। जी जी सर, हमारे साथ है परख सक्सेना। वो भी राजनीतिक विश्लेषक हैं और हर मुद्दे पर बड़ी उनकी जो परख की जो पैनी कलम है वो बड़े अच्छे तरीके से चलती है। तो परख, आपका भी स्वागत है। धन्यवाद मनीषा मैम, थैंक यू। जी जी। और हमारे साथ हैं सीनियर जर्नलिस्ट पारिजात त्रिपाठी, जो कि न केवल देश में बल्कि विदेश में भी अपनी कलम का लोहा और अपनी आवाज का लोहा मनवा चुके हैं। अमेरिका, लंदन, सभी ब्रिटेन में हर जगह उन्होंने काम किया हुआ है, न्यूज चैनल्स पे भी और हर तरीके से। तो पत्रकारिता में उनका एक लंबा अनुभव है। पारिजात सर, आपका भी स्वागत है। नमस्कार जी नमस्कार, बहुत धन्यवाद। जी जी। जल्दी ही हमारे साथ जुड़ने वाली है डॉक्टर नीति एस शर्मा, दिल्ली से, जो कि एक राजनीतिक विश्लेषक है और हर मुद्दे पर अपनी पैनी नजर रखती है और फियरलेसली। उनका सबसे अच्छा पॉइंट मुझे लगता है नीति मैम का, बहुत करेज के साथ वो अपनी बात को रखती है, बहुत ही विगर जोश के साथ अपनी बात को रखती है। तो जल्दी ही वो हमें ज्वाइन करने वाली है। और विभाकर झा सर हैं, प्रेरणा न्यूज से सब एडिटर हैं प्रेरणा न्यूज के, वो भी हमें जल्दी ज्वाइन करने वाले हैं। और एक बैड न्यूज अभी हमें मिली कि हमारे जो एक पैनलिस्ट थे, गेस्ट स्पीकर थे, विजय जॉली जी, बीजेपी के लीडर हैं दिल्ली से, तो वो भी हमें आज ज्वाइन करने वाले थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका एक्सीडेंट हुआ है, तो वो अभी बेड रिडन हो चुके हैं, तो वो हमें ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। तो कामना करती हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि जल्दी ठीक हो और नेक्स्ट शो जो हम करें तो उसमें वो हमें ज्वाइन करें आगे। तो शो की जो शुरुआत मैं करना चाहूंगी, अनिल सर आपसे करना चाहूंगी कि ये जो बहिष्कार किया गया है 14 जर्नलिस्ट का, आप इसे किस एंगल से देखते हैं? क्या एक छोटी सी घटना है कि किसी को भी अधिकार है, एक वो पार्टी जो पार्टियों का कहना चाहिए गठबंधन या ठगबंधन या जो भी है उनका, और जो लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करता है, लेकिन जो जो जिसे कहते हैं लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, जो पिलर है, फोर्थ पिलर है, उसी मीडिया को दबाने का काम भी करता है। अनिल सर प्लीज। धन्यवाद मैम। पैनल में मौजूद सभी लोगों को सर्वप्रथम वंदे मातरम। धन्यवाद। ये जो विषय आपने लिया, इस विषय पर सचमुच कुछ कहने का मन था। 14
पत्रकारों को बैन करना, एक पार्टी, एक गठबंधन के द्वारा बैन करना, ये बहुत ही सामान्य सी घटना लगती है। आप देखिए, अगर इसका दूसरा पहलू देखिए, क्योंकि मैं भी पत्रकारिता की फील्ड से हूं, तो अगर इसका दूसरा पहलू देखिए तो आपके ये असल में पत्रकारों का पूर्वाग्रह नहीं दिखाता है, ये दिखाता है कि एक गठबंधन का पूर्वाग्रह क्या है और एक गठबंधन का आग्रह क्या है, वो किसके प्रति आग्रही है और किसके प्रति उसके अंदर एक पूर्वाग्रह है। आप जिन लोगों का इन्होंने नाम अपनी लिस्ट में लिखा है, आप उसमें सुशांत सिन्हा की अगर बात करिए तो वो तो किसी को अपने यहां बुलाते ही नहीं। जी। ये एक राष्ट्रवाद का जो जागरण इस देश में आया है। दरअसल देखिए, जो कुछ भी सामने हो रहा है, मनीषा जी, मैं अगर बहुत फ्रैंकली बोलूं, जैसे मुझे लगता है आपके मंच पर चीजें बहुत फ्रैंक एंड फॉरवर्ड बोली जाती हैं, तो अगर बहुत ही फ्रैंकली बात करें तो ये जो कुछ भी सामने से दिख रहा है, असल में ये ऐसा है नहीं। ये सब एक मैसेज कन्वे किया जा रहा है, एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है सोसाइटी में। वो नैरेटिव एक पर्टिकुलर सोसाइटी के लिए सेट किया जा रहा है। ये 14 पत्रकार वो हैं जो बेबाकी से किसी भी मुद्दे पर पब्लिक के विचारों को, भावनाओं को शब्द देते हैं, समाज की बातों को तथ्यों के साथ रखते हैं और देश दुनिया के हिसाब से सभी को आईना दिखाते हैं। आप एक पर्टिकुलर ग्रुप को, एक पर्टिकुलर वर्ग को तुष्टीकरण करने के लिए आप बहुत से मैसेजेस दे रहे हैं। जी। वो मैसेजेस की कड़ी में एक कड़ी ये भी जुड़ गई। अभी तक कांग्रेस पार्टी शुरुआत में अकेले मैसेज दे रही थी, अब ये गठबंधन उसी मैसेज को आगे रोल ऑन कर। पहला, अगर इस गठबंधन की शुरुआत से ही आप देखिए, आज से नहीं, इसको आप 2022 से अगर देखिए तो जी। इतिहास तो कांग्रेस पार्टी का सभी को पता है, बिल्कुल काला है, इमरजेंसी किसी से छिपी नहीं है। लेकिन अगर आप 2022 में देखिए, जब सुशांत सिन्हा का मर्डर हुआ, जब उसकी आत्महत्या हुई, सुशांत मर्डर सिंह। हुआ, जो भी हुआ, उसके बाद अर्नब गोस्वामी को जिस तरह बहाने से कांग्रेस सरकार, वहां की जो अघाड़ी सरकार थी, उसने गिरफ्तार किया, उसी समय अगर देखिए, मीडिया का कोई किसी पत्रकार का मतलब सिर्फ पत्रकार, सैलरी पाने वाला पत्रकार नहीं होता। जो भी जनता की आवाज को सार्वजनिक मंच पर उठाता है, वो पत्रकार का ही रोल अदा कर रहा होता है। आप देखिए, उस वक्त अगर कंगना रनौत के अगर आप एक्टिविटीज को देखें तो वो भी सुशांत की बातों को, बॉलीवुड के अंदर की बातों को सामने पब्लिक के बीच में लेकर के आ रही है। जी। कंगना रनौत का भी घर उसी तरह तोड़ा गया। जी। अभी सुधीर चौधरी, अभी लेटेस्ट देखिए, सुधीर चौधरी जी ने जिस तरह कर्नाटक में अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के लिए सरकारी पैसे का जो बंदरवाट एक वर्ग विशेष के लिए किया जा रहा है, उस पर एक खबर चला दी तो उन पर भी नॉन अवेलेबल वारंट में एफआईआर हो गई। जी। असल में ये सब कुछ एक वर्ग विशेष को, इनको कर्नाटक से एक मैसेज मिल गया कि अगर हम एक वर्ग विशेष को ये दिखा दिए कि हम आपके प्रति पूर्णतः ईमानदार हैं, तो काम बन जाएगा, नैया पार लग जाएगी। उन्हें लगता है कि ठीक है, हम 50 पर हैं, हमारे पास खोने के लिए क्या है, हम अगर 150 भी पा गए तो कुछ मिल जाए। इनको अभी इनके इंटरनल परसेप्शन कुछ ऐसा है। तो ये उस इंटरनल परसेप्शन को अपने फुलफिल करने के लिए, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए उन्होंने कई सारे दांव चले, जिसमें मीडिया पर एक पाक्षिक प्रतिबंध जो लगाया है अपनी तरफ से, उसका, हालांकि अगर आप देखिए, इसका प्रभाव आपसे अगर आप कहूं तो इनको नुकसान होने जा रहा है। क्योंकि आप आज इस देश के अगर जो टीआरपी काउंट देखेंगी तो इन 14 लोगों की टीआरपी देख लीजिए और जो इनके वाले 14 हैं उनकी टीआरपी देख लीजिए, वो 14 मिला दीजिएगा तो इनके एक के बराबर नहीं होगा। जी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कहा। जी जी तो जी। ग्राउंड लेवल पर ये अपना नुकसान कर रहे हैं। लेकिन इस नैरेटिव को सेट करने का कारण क्या है? देखिए, हम लोगों के साथ एक समाज के रूप में हमने पीछे बहुत सारी गलतियां की हैं और समाज के रूप में हमें आगे उन गलतियों को न दोहराएं, इसलिए उसकी पुनरावृत्ति और उसको समझना बहुत जरूरी है। इस जी। विषय के सामने आने के बाद मुझे इमरजेंसी की याद आई, और जब जी। इमरजेंसी की याद आई तो मुझे याद आया कि हम सब ने हर साल एक रस्मी तौर पर इमरजेंसी पर हर अखबारों में खबरें और आर्टिकल्स खूब आते हैं अब, लेकिन गंगा जी। जी में पानी बहुत बह गया, इतिहास बन गया और वर्तमान कहीं गर्त में दब गया। उस कालखंड में कुछ घटनाएं ऐसी हुई जिन्हें वक्त रहते हमने नहीं समझा। मीडिया पर प्रतिबंध के दुष्प्रभाव क्या होते हैं, मैं उस पर आज थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगा आपके मंच के माध्यम से। जी। जी, बिल्कुल बिल्कुल। मीडिया पर प्रतिबंध का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव ये होता है कि हम किसी घटना, किसी विषय की गहराई में नहीं उतर पाते। समाज उसके दूसरे पहलुओं को, विविध आयामों को निरपेक्ष रूप से नहीं समझ पाता। जैसा कि इमरजेंसी के समय मीडिया को बैन करके इंदिरा गांधी का जो मन में आया उन्होंने वो किया।
उन्होंने मीडिया को बैन किया, समाज प्रताड़ित हुआ, दर्द समाज के सामने पूरे देश दुनिया ने देखा। कोर्ट को उन्होंने बैन किया, कोर्ट के अधिकार छीन लिए, पूरे देश में उसको लेकर के आंदोलन हुआ। लोगों के मौलिक अधिकार छीन लिए, पूरे देश में आंदोलन हुआ। मतलब जिस जिस पर अत्याचार हुआ सबके लिए आंदोलन हुए, और आखिरकार इंदिरा गांधी की सत्ता चली गई। सत्ता जाने के बाद क्या हुआ, ये थोड़ा देखने वाला विषय है। मोरारजी देसाई की सरकार में इंदिरा गांधी को 1 सप्ताह के लिए जेल भेजा गया। पब्लिक के अंदर एक परसेप्शन, एक तुष्टीकरण का भाव आया कि चलो भाई, इंदिरा गांधी ने इतना अत्याचार किया था, सरकार ने उसे जेल में भेज दिया, जनता संतुष्ट हो गई। लोगों के मौलिक अधिकार लौटाए गए, लोग संतुष्ट हो गए, भैया हमारे मौलिक अधिकार वापस आ गए। कोर्ट के अधिकार वापस कर दिए गए, कोर्ट खुश हो गया, हमारे सारे अधिकार वापस कर दिए गए। मीडिया से प्रतिबंध हट गया, मीडिया खुश हो गई। लेकिन इस बीच में एक ऐसी गलती हुई, संविधान का 42वां संशोधन, जिसमें हमारी प्रस्तावना को बदल दिया गया। जब ये देश हथकड़ियों में बंद था, जब इस देश की सरकार खुद कहती थी कि इस देश की परिस्थितियां असामान्य हैं, जिन्हें नियंत्रित करने के लिए हमें इमरजेंसी लगानी पड़ी है, स्वयं इंदिरा गांधी सरकार का ये कहना था। तो एक असामान्य परिस्थिति में देश की सभी संस्थाओं को हथकड़ी में डालने के बाद अगर 42वां संशोधन बिना किसी आयोग के, बिना जनता की राय लिए हुए किया गया और हमारी प्रस्तावना में सेक्युलर शब्द जोड़ा गया, तो उस सेक्युलर शब्द को हटाने की मुहिम 1977 के चुनावों के बाद क्यों नहीं शुरू की गई? क्योंकि मीडिया वक्त रहते इस मुद्दे को समाज का मुद्दा नहीं बना सका। मीडिया पर प्रतिबंध का ये दुष्प्रभाव होता है। अगर 76-77 में अगर मीडिया प्रतिबंधित न होती, तो जो बात मैं आज कह रहा हूं, उस समय की मीडिया समाज में ये बात बता चुकी होती। तो एक महत्वपूर्ण विषय मीडिया पर प्रतिबंध से ये होता है। एक और प्रतिबंध मैं उसको भी थोड़ा सा बताना चाहूंगा। एक प्रतिबंध तो सामने से दिख रहा है, एक इनकी बी टीम भी है, जो कि देखिए मैं मीडिया का आदमी हूं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तो सब लोग जानते हैं कि वो उसका बंदा है, वो उसका बंदा है, वो उसका बंदा है। मैं आपको आज प्रिंट मीडिया की बात बताता हूं, वो लोग जो पर्दे पर कहीं दिखाई नहीं देते। सच्चाई ये है कि जैसे बॉलीवुड में एक प्रकार का एक जिहाद एक डाला गया, ठीक उसी प्रकार का एक अब आप एकदम आप समझिए इनडायरेक्ट जिहाद हमारे प्रिंट मीडिया में है, और वो बहुत ही खतरनाक जिहाद है। आपको बताऊं, वामपंथ के नाम पर हमारे देश के जितने भी अखबार हैं, उन सभी अखबारों में एक अव्यक्त रूप से एक लाइन चलती है वामपंथ की, जिसमें जितने भी संपादक हैं, आपको शायद आश्चर्य हो सुनकर के कि दैनिक जागरण और अमर उजाला और हिंदुस्तान जैसे अखबारों में भी कुछ वामपंथी विचारधारा के ऐसे संपादक होते हैं जो सामने से नहीं दिखाई देते, लेकिन पीठ पीछे से अपना सारा काम कर रहे हो। इनविजिबली ये जो मीडिया पर इंटरनल प्रतिबंध है, मैं आपको खुद से बताऊं, मेरी अपनी खबरों की बात बताऊं या मेरे अपने लेखों की बात बताऊं, बहुत कुछ ऐसा है जो पब्लिश सिर्फ इसलिए नहीं होता है क्योंकि संपादक जी वामपंथी विचारधारा के। जी। तो जनता की आवाज कैसे पहुंचेगी? मैं इन दो विषयों को केवल रखना चाहता था। ये दोनों विषय आप लोगों के माध्यम से, आपके मंच के माध्यम से सब तक पहुंचे, इसके लिए धन्यवाद। जी धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छे मुद्दों को उठाया, और उद्देश्य भी यही था कि जो बातें जो बड़ी ये साधारण सी लग रही है, क्योंकि हम जो आज के हमारे शो का जो उद्देश्य है वो ये नहीं है कि हम किसी व्यक्ति विशेष की बात करने आए हैं। हम तो देश की बात करते हैं, समाज की बात करते हैं, और देश के आज की, वर्तमान की और भविष्य की बात करने के लिए आए हैं। क्योंकि ये सिर्फ 14 पत्रकारों का, जर्नलिस्ट का बहिष्कार नहीं है, बल्कि एक सिंबॉलिक वे में। आपने बताया कि इसका उल्टा उनको ही दुष्प्रभाव मिलने वाले हैं। बात प्रभाव से भी ज्यादा ये है कि एक सिंबॉलिक वे में ये मैसेज जा रहा है जनता में, देश में ये जो जा रहा है कि ये लोग अभी सत्ता के बाहर हैं तो इस तरह का कर रहे हैं, और पास्ट तो हमने सबने अतीत में देखा हुआ है कि इन्होंने क्या किया। इसी मुद्दे पर अब मैं जोड़ना चाहूंगी, नीति मैम हमारे साथ जुड़ चुकी है। नीति मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इसी मुद्दे पर मैं आपके विचार जानना चाहूंगी कि जो 14 पत्रकारों का ये बहिष्कार किया गया, अभी दूसरी लिस्ट जारी होना बाकी है, ये भी एक आ चुका है, इसमें न्यूज है एक ये भी कि अभी दूसरी लिस्ट भी आने वाली है, जिसमें कुछ और नाम ऐड किए जाएंगे इसमें, जिन्हें बहिष्कृत किया गया है। तो इसी मुद्दे पर मैं आपके विचार जानना चाहती थी, नीति मैम प्लीज। देखिए, ये बाइकॉट इन्होंने जो किया है, सबसे पहले तो आप सभी को मेरा प्रणाम। और
आज मोदी जी का जन्मदिन भी है, विश्वकर्मा दिवस भी है। और हाँ विश्वकर्मा दिवस जो हमारे जो मूल रूप से जो इस देश के सृजन में जो सबसे ज्यादा काम करते हैं, आज उन लोगों को सम्मान देने का दिवस है। तो चाहे टेक्नोलॉजी कितनी आगे चली जाए, लेकिन जो हमारी जो ओरिजिनल जो पहचान है संस्कृति की, सभ्यता की, वो ये जो हमारे छोटे भाई हैं, बहनें हैं, जो एक आखिरी गांव से हमको सेवाएं देती हैं, देश के विकास में योगदान देती हैं। तो ये सब उन्हीं का परिणाम है कि एक के बाद एक देश आगे बढ़ रहा है। तो उन सभी मेरे भाई बहनों को आपके मंच के माध्यम से बहुत बहुत नमन और अभिनंदन। और मोदी जी के कार्यकाल में जो हम एक विश्व गुरु की जो संज्ञा को हम साक्षात्कार कर रहे हैं आज हमारा देश, ऐसे हमारे आदरणीय और यशस्वी प्रधानमंत्री को भी जन्मदिन की आप सबके माध्यम से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसको ये जो मीडिया के 14 पत्रकारों के अगेंस्ट ऑपोजिशन एक ये फरमान लेकर आई है, ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगता है, जैसे कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब नाश मनुज पर छाता है तो पहले विवेक हर जाता है। ये उसका साक्षात परिणाम है और इनकी अविवेकशीलता की पराकाष्ठा है कि कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं, जो इंदिरा गांधी जी ने 1975 में जून के महीने में जो इमरजेंसी लेकर आए थे, उस समय कितने ही नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया था, 1 साल के लिए चुनाव एक्सटेंड कर दिए गए थे, और पत्रकार भी सामने बैठकर इनके ही जिसे कहते हैं छत्र छाया में उनको वही लिखने की आजादी थी जो वहां से निर्देश मिले। वो अपनी जो अभिव्यक्ति की आजादी, जो एक चौथा स्तंभ भारत वर्ष में एक लोकतंत्र में पत्रकारिता को माना जाता है, तो उस पे कहीं ना कहीं निरंकुश या अंकुश लगाने के जो निरर्थक प्रयास से उसके अगले साल बाद इंदिरा गांधी कितनी बुरी तरीके से हारी, ये सब देश उसका इतिहास गवाह है। और कहीं अब जैसे कि अविश्वास पत्र प्रस्ताव भी ये 2019 के इलेक्शन से पहले लाए थे, कैसे औंधे मुंह गिरे, और अब फिर लेकर आए। और मणिपुर पे चर्चा करें पूरे जो सत्र में इन्होंने जो था सत्र, उसमें तो चलने नहीं दिया, और जब मोदी जी बोले तो ये वॉकआउट कर गए। बेसिकली इनके पास काम का आधार है नहीं, और ये कहीं ना कहीं इनका डर दिखाता है कि ये प्रश्नों को फेस नहीं कर सकते हैं। पत्रकार, इसमें से 2-3 पत्रकार तो शायद ऐसे हैं जो डिबेट्स करते ही नहीं है, अपनी इंडिविजुअल रिपोर्टिंग देते हैं और निष्पक्ष होकर देते हैं। और अगर विपक्ष ने अपनी आवाज उठानी है तो जर्नलिज्म एक वो मीडिया है जिसके माध्यम से पक्ष विपक्ष और जो निष्पक्ष हैं वो भी अपनी आवाज उठाएं। ये इन्होंने एक प्रकार से अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी तो नहीं बोलूंगी, कुल्हाड़ी पे पैर रखने वाली बात जैसी है ये, कि इन्होंने एक तरीके से भागने के प्रयास, कोई या तो भय है, किस चीज का इनको डर है, डर क्या ये है, ये लोग तब तो नहीं बोलते जब तमिलनाडु से स्टालिन भारत सनातन को बीमारी बोलते हैं, सनातन को डेंगू मलेरिया बोलते हैं, ये लोग तब तो नहीं बोलते जिस समय बिहार से जो चंद्रशेखर जी हैं, जो शिक्षा मंत्री हैं, जो रामचरितमानस को पोटेशियम साइनाइड बोलते हैं, ये लोग तब तो नहीं बोलते जब स्वामी प्रसाद मौर्य कुछ बोलते हैं। जो गठबंधन आज अनंतनाग में हमारे शहादत दी है जवानों ने, तो वहां से इन्हीं के अलायंस के लोग बोलते हैं कि हमको उग्रवादियों से संवाद करना चाहिए, उनको उनको समझना चाहिए। और जब से भारत देश का ये हमेशा से स्टैंड रहा है कि टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर, ये आज जब इनके समय में मुंबई में अटैक हुआ अजमल कसाब के द्वारा और उसकी पूरी टीम के द्वारा, पाकिस्तान के द्वारा, तो ये ओबामा से के पास जाते हैं। ओबामा की एक पुस्तक है, उसमें उन्होंने विशेष रूप से लिखा है कि इनकी तरफ से ये संकोच था कि कहीं हम मुस्लिम वोट लूज ना कर जाएं, इसलिए हमने उस टेररिस्ट अटैक के अगेंस्ट एक्शन नहीं लिया। तो ये कितना निंदनीय, कैसे तुष्टीकरण की राजनीति, धर्म के नाम की राजनीति और ध्रुवीकरण की राजनीति से अपनी रोटियां सेकना, और देश को एक प्रकार से टेररिज्म के हाथ इन्होंने कितना बर्बाद किया, और पाकिस्तान को वही पैरेलल एक प्रकार से आज पाकिस्तान की ग्रोथ में बार बार ये बोलती हुई देश को सोचने की आवश्यकता है कि ऐसा क्यों है कि ग्रोथ ऑफ पाकिस्तान एंड ग्रोथ ऑफ कांग्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आज कांग्रेस जब 2014 से सत्ता से बाहर गई, तब से पाकिस्तान की भी आज आटे आटे को जो मोहताज हो गया। इस इक्वेशन को समझने की आवश्यकता है कि कैसे टेरर को इन्होंने कहीं ना कहीं पनपने दिया। और आज ये नया भारत है कि जब एक अटैक होता है
तो हम सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, हम एयर स्ट्राइक करते हैं, और उसी पे ये लोग जवानों के ऊपर प्रश्न उठाते हैं। आप देखिए दक्षिण से लेकर उत्तर तक एक ही हवा चल रही है, या सनातन का विरोध, या राष्ट्रवाद का विरोध, या फिर जो वामपंथी दल अभी जो मेरे से पहले भाई साहब बता रहे थे, जो लेफ्ट पार्टीज जो कर्नाटका केरला में हिंसा करती हैं उसके लिए बोलते नहीं है। इनके अपने एमएलए नू हिंसा में मामन खान, वहां पे वो उसको उनका हाथ जी वो अरेस्ट निकलता हुआ है है कि वो उन्होंने कहीं कांग्रेस ना के कहीं नेता। उनका पूरा योगदान है, जो अभी अरेस्ट हुए हैं। आजम खान एसपी के जो नेता हैं, आज इनकम टैक्स की रेड में इतना कहते हैं कि 20,000 रुपए कमाते हैं, डेली का काम है, और करोड़ों अरबों की संपत्ति निकलती है। जिस बोफोर्स का घोटाला, अगर अब मैं सीरीज ऑफ घोटाला देखूं, नेशनल हेराल्ड का घोटाला, कोयले का, आज G20 की अध्यक्षता करके आज भारत विश्व में अपना परचम लहरा रहा है, और उसपे ये फेक वीडियोस निकालते हैं किसी जानवर को ऐसे करते हुए, कुत्ते को, और वही जानवरों को ये अपने मटन बनाकर ये चटकारे लेके खाते हैं। कि ये जो दोहरे फेसेस हैं इनके राजनीति में, वो देश इस समय जागरूक है, देश देख रहा है। और यही देश से आह्वान करती हूँ कि ये जो अमृत काल में जो एक भारत एक अमृत इतिहास लिख रहा है, इसमें जो सबसे बड़ी ताकत है वो ना मोदी जी के हाथ में है, ना विपक्ष के हाथ में है, वो इस देश की जनता के हाथ में है। उस बिल्कुल ताकत को बहुत देश सही, पहचाने, बहुत उस ताकत बिल्कुल। का बिल्कुल उस ताकत को देश जो है उसका सदुपयोग करे। क्योंकि आज जो हम बीज रोपेंगे, कल उसी के फल हमारे आने वाले बच्चे खाएंगे, हमारे आने वाला भविष्य खाएगा। तो वो पेड़ लगा के जाएं कि उसकी छत्र छाया और उसके फलों के नीचे इस देश और पनपे, और राष्ट्रवाद का विचार ऊपर रख के। और ये जो तुष्टीकरण की राजनीति, और ये बोलते हैं कि हम अल्पसंख्यों के लिए बात करते, नहीं होती है यहाँ पे बात। वहीं जब द्रौपदी मुर्मू जी का नाम आता है तो ये बीच में विरोध करते हैं। इवन अटल सॉरी, हमारे जो पूर्व प्रेसिडेंट रहे हैं अब्दुल कलाम आजाद जी, और उनके लिए भी इन्होंने कहीं ना कहीं आपत्ति दिखाई। उसके बाद जो अल्पसंख्यक हैं, 1984 के दंगे ये नहीं भूलते हैं। और परिवारवाद इतना ज्यादा है कि इनको, अब मान लीजिए राहुल गांधी जी की योग्यता नहीं थी, उनकी इंटरेस्ट नहीं थी, सोनिया जी को बार बार, अगर उनमें योग्यता होती तो वो अमेठी का ही विकास करके दिखा देते। एक उनके पास टेस्टिमोनियल था कि जी आपकी खानदानी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, आप वहां पे विकास करके दिखाते। कारण क्या है कि इनके पास काम के नाम पे कुछ भी दिखाने को नहीं, जी सिर्फ और सिर्फ फेलियर्स हैं। सिर्फ और सिर्फ देश को कैसे लूटा है उसके उदाहरण है, कैसे परिवारवाद को पनपाया है उसके उदाहरण है, कैसे जगह जगह हिंसाएं भटकाई, दमन किया है। तो अब आखिर में ये लोग लोकतंत्र के एक महत्वपूर्ण, कभी जुडिशरी पे क्वेश्चन करते हैं, कभी ईवीएम पे क्वेश्चन करते हैं। तो आज तो आप लोगों पे ही यानी कि आप मीडिया पे ही इन्होंने प्रश्न उठा दिया। क्योंकि इनके मीडिया आज कहीं ना कहीं सत्य दिखाती है तो घबराते हैं। इनको, विपक्ष को बहुत जरूरी है लोकतंत्र में स्ट्रांग होना, सामने आके जवाब देना और फेस करना। तो ये जो भाग रहे हैं एक प्रकार से, ये इनकी वही मानसिकता दिखा रहे हैं कि ये इस समय हताश हो चुके हैं, इनकी बौखलाहट ही है कहीं ना कहीं कि इनका विवेक भी इनका साथ छोड़ चुका है। तो यही बोलूंगी कि इस समय जो सबसे ज्यादा जागरूक, सहज, सतर्क, और जो सबसे बड़ा जो इस लोकतंत्र की रक्षा का जो हथियार है, वो हमारे देश की 140 करोड़ जनता के हाथ में है। उसका सदुपयोग राष्ट्रहित में करें। जी धन्यवाद मैम। आपने बहुत अच्छी ये बात कही कि जो यहीं से मैं पॉइंट लेती हूँ कि आपने कहा कि इनका विवेक शून्यता मानसिक जी विक्षिप्तता को दिखाता है, मानसिक दिवालियेपन को दिखाता है इनके। क्योंकि विरोधी, जैसे एक रहीम रहीम दास जी कहकर गए, ये मैंने नहीं कहा, पुराना दोहा है, आप सभी ने सुना होगा कि निंदक नियरे राखिए, है ना, निंदक बिन सब सून। और निंदक यानी कि जो हमारे जो हमें क्रिटिसाइज करते हैं, क्रिटिक्स होते हैं हमारे, तो वो हमें बहुत अच्छे से, जिन गलतियों पर हमारा भी ध्यान ना जाए, जिन मिस्टेक्स पर हमारा खुद का ध्यान नहीं जाता, वो हमारे आलोचक हमें बड़े अच्छे तरीके से हमें बता देते हैं और हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो देर आर ऑलवेज चांसेस टू इम्प्रूव। और यहाँ तो ये इतने मतलब बौखला जाते हैं, जो शब्द आपने यूज किया, सच में जवाब देते हैं, इनसे बनता नहीं है।
और दूसरी बात जो आप है, देखिए मनीषा जी, बुखलाहट इस स्तर तक जा चुकी है कि जनता को राक्षस बोल रहे हैं, जनता को श्राप दे रहे हैं। जी ये जी वही जी जनता है जिसने आपको इतने साल शासन करने की वो दी, ताकत दी, उसी को जी आप जी जी राक्षस बोल रहे हैं और श्राप दे रहे हैं। तो बहुत ही जी। विकलांगता है मानसिक रूप से। असूलों की हाँ एक, जिसे कहते हैं ना, आस्था को आप 80% सनातनी इस देश के, और हम तो कहते हैं कि विश्व का धर्म है, क्योंकि एकमात्र जीवन जीने की पद्धति है। आप उसको गाली दे रहे हैं और कोई नहीं बोल रहा, इनका आका कोई सामने नहीं आ रहा। जी 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 G20 की अध्यक्षता होती है, जो सबसे बड़े दावेदार है वो देश से बाहर चले जाते हैं। भारत जी जब भी कोई अपने गौरवपूर्ण पलों से जी रहा होता है, तो विपक्ष का जो नेता है बड़े बड़े बाहर होते हैं। या जिस समय कोविड काल था, तो सब उल्टा सीधा वैक्सीन की, मेक इन इंडिया कभी हो ही नहीं सकता, यही राहुल गांधी संसद में बोल रहे थे। भारत माता की जय को ये लेफ्ट में अंदर ले लीजिए, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोलते हैं। इनकी रैलियों में सोनिया गांधी की जय, राहुल गांधी की जय होती है, लेकिन भारत माता की जय अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो जो इनकी जो कहीं ना कहीं मैं तो समझती हूँ सर, ये हाइब्रिड ब्रीड है। ये मुगलों और उन्हीं अंग्रेजों की औलादे हैं कहीं, और उसी की मानसिकता है। तो ये देश को जी समझने की आवश्यकता है कि जो लोग मिट्टी से जुड़ के आए हैं, जो अपनी योग्यता के और अपनी सेवाओं के दम पर आज सेवाएं दे रहे हैं, उनको पहचाने। और इस प्रकार से ये राजकुमारों को इनकी जगह जहां है, इनको वहां भेजना चाहिए। ताकत देश की जनता के हाथ में है, उसको वो समझें। जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा मैम। तो अभी जैसे कि अभी नीति मैम ने बताया हमें कि, और उसी से वास्तव में मानसिक विक्षिप्तता है, मानसिक दिवालियापन है कि यदि कोई हमारी आलोचना करे, तो मैं बता रही थी कि रहीम दास जी ने भी कहा था कि निंदक नियरे राखिए, क्योंकि निंदक जो होते हैं, जो हमारे आलोचक होते हैं, वो हमारे बिना साबुन और पानी के हमारी बिल्कुल हमें क्लीन कर देते हैं, सफाई कर देते हैं। तो जो भी दुर्गुण है हमारे अंदर, थोड़े बहुत जो भी होते हैं, तो वो भी निकलते चले जाते हैं। तो हमें तो धन्यवाद देना चाहिए कि अच्छा, इस गलती पर हमारा ध्यान नहीं गया और हमारे आलोचकों ने हमें करेक्ट करा दिया। तो मैं एक, ये ऐसा देश भारत ही मुझे ऐसा एक देश लगता है, महान देश है, महान परंपरा है, लेकिन इसी के साथ साथ जो एक ऐसा देश जो विदेशियों पर भरोसा करता है, लेकिन अपने देश के लोगों को पानी पी पी के, क्या नहा धो के कोसता है, जी भर के कोसता है। और जैसे ये कहे ना कि सड़क पर आप चल रहे हो, तो सड़क पर अच्छी ड्राइविंग आपको आना जरूरी है सेफली निकलने के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए, दूसरों की सेफ्टी के लिए। लेकिन आप ट्रेंड ना होकर ये कह दे कि पूरी सड़कें आपके लिए खाली हो जाए, बस मैं ही चलाऊंगा, मेरे रूल्स होंगे और जैसे मैं चाहूंगा, मेरी मर्जी वाला आप ये चलाएंगे। तो यदि ट्रैफिक रूल्स को फॉलो ना करते हुए कोई सड़क पर जाकर ये कहे कि मेरी मर्जी, मैं तो जैसे चाहूं चलाऊं अपनी गाड़ी को, अपने वाहन को, तो फिर दो ही चीजें होंगी, आइदर यू विल बी पनिश, और सीधे डायरेक्टली मीटिंग होगी आपकी मिस्टर यमराज के साथ जो है, क्योंकि सड़कें खाली नहीं हो सकती ऐसे किसी एक बंदे के लिए। तो यहाँ पर मैं दिवाकर झा जी आपको जोड़ना चाहूंगी कि आप इस, जो ये बहिष्कार है पत्रकारों का, इसे किस नजरिए से देखते हैं? क्योंकि ये भारत की जो सिर्फ ये बहिष्कार नहीं है 14, क्योंकि एक सिंबॉलिक वे है। जिसे कहते हैं ना कि बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि आप क्लास में 10 उदंडी और एक को आप जो है पनिश कर दे, तो बाकी सबको भी सबक मिल जाता है। तो इसी तरीके से कुछ काम जो है वो सिंबॉलिक वे में होते हैं, उनका दूर तक उनका जा रहा होता है कि इनके ऊपर प्रभाव जो आए वो तो आए, लेकिन जो देश की जनता पर या देश के ऊपर जा रहा है, तो वो एक अलग ही है। कि जहां आप देश के भगवान को, हमारे जो भगवान है जिन पर हमारी आस्था है, आप उन्हें बड़े आराम से क्रिटिसाइज करते हो। इस देश में किसी को कुछ नहीं होता, जरा सी कोई बात आती है तो हम चुपचाप सह लेते हैं, खामोशी से सह जाते हैं, लेकिन कहीं दूसरी जगह सर तन से जुदा के नारे लग जाते हैं, और यहाँ पर हम इतनी बड़ी बड़ी बातों को सह जाते हैं। तो ये कौन सी परंपरा शुरू हो रही है इस देश में? दिवाकर झा जी। सबसे पहले तो विमर्श का हिस्सा बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और ये मुझे बहुत आश्चर्य नहीं हुआ है, कांग्रेस का ये चरित्र रहा। अगर एक ऐतिहासिक पैटर्न आप इसको देखेंगे तो बहुत पहले से इनका एक चल रहा है, और अभी भी वे 1960 के दशक में ही जीना चाहते हैं। दुनिया बहुत आगे निकल चुका है, इंडिया अब शिक्षित हो चुका है, 60 का दशक का इंडिया नहीं है। पढ़े लिखे लोग हैं, डिजिटल हैं, उच्च तथ्यों को समझते हैं। आपको बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि कैसे वक्फ बोर्ड बन गया यहाँ पे, प्लेस ऑफ नए जो वर्शिप एक्ट है बन गया चुपके से।
फिर हिंदू विवाह कोड बन गया, मुस्लिम विवाह कोड नहीं बना। तो कैसे शरिया कानून को लागू किया गया, तुष्टीकरण के अंतर्गत धीरे धीरे करके चीजों को आगे बढ़ाया गया, और वो एक बुनियाद थी उनको अपने शासन को बनाए रखने का। लेकिन जैसे जैसे कंपटीशन होता गया और बीजेपी और जो बाकी लोग थे दक्षिण पंथ जिसे आप बोलते हैं, वो लोग आगे आगे सनातन लोगों को जैसे जैसे जागृति हुई, लोगों को चीजें समझ में आई, तो उन्होंने अब इसका विरोध करना शुरू किया। तो हाल के दिनों में ये जो पत्रकारिता वाला देख रहे हैं, ये एक हताशा बड़ा कदम है। आप देखेंगे कि जिस तरीके से ये किया गया है, तो ये हो सकता है कि कल को बोल दे कि हम चैनल बंद करवा देंगे जो लोग हमारे पक्ष में नहीं बोलेंगे, क्योंकि इन्हें आदत रही है। तो ये बोल देंगे कल को भैया ये तो 10 लोग हैं, पर हो सकता है हमारा हेडलाइन जो नहीं लिख रहा है, कल को इसका चैनल बंद कर दो, अखबार वाले बंद कर दो। तो अब होने वाला नहीं है। देश अब नई दिशा में चल रहा है और ऑटो मोड में है। अब इन्हें ये नहीं है कि मोदी जी सबको शिक्षित कर रहे हैं, बता रहे हैं कि तुम्हें ऐसा करना है वैसा करना है। जो हर लोगों का एक धर्म है, कर्तव्य है, जो चीजें समझ में आती है कि जो अखंड भारत के निर्माण में जो सहायक है, जो राष्ट्र धर्म कहता है, जो मौलिक अधिकार है, उनको जानते हैं। तो अब उनमें हस्तक्षेप करना जो है किसी भी राजनीतिक दल के लिए वो संभव नहीं है। और ये सब जो हो रहा है उसका एक बड़ा कारण ये है कि हाल के दिनों में जैसे जैसे भाजपा ग्रो करती गई, तो वामपंथी ग्रुप जो थे, जो बुद्धिजीवी थे, तथाकथित जो बने, अपने आप को काफी पैसे थे, अय्याशी करते थे, सरकारी पैसों में जाते थे, सेमिनार करते थे, विदेशों में जाते थे, और जो आज जी राहुल जी गांधी कर रहे, ये लोग सब जब पूरी दुनिया में भ्रमण करते थे, अब वो भ्रमण इनका बंद हो चुका है। अब ये लोग क्या किए हैं, तो कांग्रेस की शरण में चले गए हैं, क्योंकि इनकी अपनी जमीन खिसकती चली गई। तो इनका पूरा जो ब्लूप्रिंट बन रहा है कांग्रेस का, वो वामपंथी की ओर से बनाए जा रहे हैं। और वामपंथी का ये दृष्टिकोण जो है बहुत पहले से रहा है, सनातन विरोधी रहे हैं। और ये जो ब्लूप्रिंट है, कांग्रेस जो बोल रही है, जो राहुल गांधी बोल रहे हैं, तो राहुल गांधी को जो ब्लूप्रिंट दिया जा रहा है वो वामपंथियों के द्वारा दिए जा रहे हैं। यही कारण है कि राहुल गांधी उसको ठीक से बोल नहीं पाते हैं, कर नहीं पाते हैं, उसको तैयार किया जाता है उस चरित्र में ढलने के लिए, और वो करवाने की कोशिश की जाती है। आपने देखा होगा पिछला चुनाव जब 2019 वाला शुरू हुआ था, हिंदू और हिंदुत्व का मुद्दा आया था। अब ये हिंदू और हिंदुत्व को समझाने की कोशिश हुई थी, ये राहुल गांधी का एजेंडा नहीं था, इसको बैकअप था वामपंथियों का। और व्यापार उन्हें समझ नहीं है कि जो स्थानीय हिंदू है, जो भारत है, भारत की संस्कृति है, सनातन है, उसको हिंदू और हिंदुत्व में कोई फर्क नजर नहीं आता है। वो हिंदुस्तानी है, जमीन से जुड़े हैं, वो सनातनी है, सनातनी विचार समझ में आते हैं। व्याकरण और संधि विच्छेद उसे समझ में नहीं आता है। वो सनातनी है, उनके लिए यही बहुत है, पर उन्हें शब्दों के जाल में फंसाने की कोशिश होती रहती है। और इस बार भी जो नया टर्म आया, आप देखेंगे कि जब उदयनिधि स्टालिन ने जब बोला सनातन डेंगू मलेरिया है, तो इनके बड़े बड़े नेताओं ने आराम से कहा कि ये तो अभिव्यक्ति की आजादी है, ऐसा होना नहीं चाहिए। जी जी जब सनातन पे विरोध में सिनेमा बनते हैं, इन्हें बड़ा आनंद आता है। ये लोग कहेंगे कि नहीं नहीं, अरे ये तो अब व्यक्ति की आजादी है, फिल्में देखिए, फिर विचार कीजिए, जिसे मन करे हो जाए, जिसे मन करे ना जाए, पर विरोध करना ठीक नहीं है। अब जी जब जी इनके विरोध में हो रहा है, मेरे पक्ष में हेडलाइन नहीं बन रही है, मेरी एडिटोरियल छप नहीं रही है, राहुल गांधी जी का गुणगान नहीं हो रहा है, भाई काम हो नहीं रहा है, देश की आलोचना करते हैं, तो दुनिया को समझ में आ रहा है। पूरी दुनिया का चरित्र जो है ग्लोबलाइजेशन हो चुका है, तो भारतीय पूरी दुनिया में है। वो समझ रहे हैं कि देश में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अब पेपर अब मैगजीन के मोहताज नहीं है भारतीय जनता, वो पढ़ी लिखी और समझदार हैं, खुद डिजिटल हैं। वो देखते रहते हैं उन्हें कौन सा कंटेंट पसंद है, कौन सा नहीं है, उनके देश में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अब डीजे जो अभी G20 हुआ है, इसकी जिस तरीके से आलोचना की है इन्होंने, और वहाँ के विदेश में जाके की है, अब पूरी दुनिया में जिस तरह से सराहना हुई है, ये भारतीय जनता को समझ में आ रहा है। और यही पीड़ा है इनकी। तो इनकी जो पीड़ा है वो इनमें हताशा में झलक रही है कि हम पत्रकारों, अरे ये कह सकते थे कि हम आपकी डिबेट में नहीं जाएंगे, हम आपसे बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन ये कहना कि हम आपका बहिष्कार करेंगे, प्रतिबंध लगाएंगे, तो ये एक हताशा है। और सोचिए अगर ये लोग शासन में आ जाए तो फिर करेंगे सीधे चैनल बंद करो भाई। ये जी इमरजेंसी वाले 1977 में जीना चाहते हैं, इसलिए ये जीना चाहते हैं कि जमीन बदल चुकी है, दशा और दिशा बदल चुकी है, पर इनके अपने नेता को ये पता ही नहीं है कि देश में ये हो क्या समझने रहा के है, लिए देश में तैयार ही शासन नहीं है। क्या है। बेचारे तो देश बेचारे हैरान और परेशान है कि ये हुआ क्या, जमीन कब पैरों से निकल गई। यही है, उन्हें जमीनी सच्चाई का मतलब अंदाजा नहीं है। अब देखिए जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हो रही थी तो गुजरात नहीं गए,
क्योंकि उन्हें पता था हम हार जाएंगे, तो वो कर्नाटक गए, वो साउथ की तरफ गए। उन्हें पता था कि हम इनका कैश करेंगे कि भारत जोड़ो यात्रा से ये उपलब्धि हासिल हुई। पर हकीकत क्या है, जब वो यूपी में घूमेंगे, जब वो बिहार में घूमेंगे, तो तब पता चलेगा कि भैया यात्रा का क्या महत्व है। अब वो जा रहे हैं, उनके साथ कौन जाएंगे? सपा उनके साथ खड़ा होंगे कि नहीं? बंगाल में जाएंगे तो ममता बनर्जी उनके साथ खड़ा होंगे कि नहीं होंगे? तो इनका जो एक इंडिया बनाया है, INDIA डॉट करके जो बनाया है, तो ये एक लोगों को छलने का प्रयास है। पर आज का जो पढ़ा लिखा युवा है, जो शोध कर रहा है, आपने इतिहास के बारे में एक नैरेटिव बना के छलने का प्रयास किया है, वो अब नहीं चलेगा। वो ब्रिटेन से पढ़ के आ जाते हैं, वो कनाडा से कंटेंट लेके आ जाते हैं कि भैया मेरे दास में 60 के दशक में क्या हुआ था, 40 के दशक में क्या हुआ था। तो वो भारतीय संस्कृति के बारे में वो ब्रिटेन से शोध करके, अमेरिका से शोध करके ले आते हैं, और उसे पता चल जाता है कि क्या हुआ था। ये सोनिया गांधी कौन है? आप सोनिया गांधी बन के जिए, लेकिन लोगों को पता है कि वो कौन है, वो क्या करती थी, इनकी बैक वे पृष्ठभूमि क्या है। राहुल गांधी कौन है? आज की डेट में पूरी मीडिया पहुंच जाती है ब्रिटेन कि भैया सच क्या है बताओ। तो ये जो आपने देखा मटन बनाने की कोशिश हो रही थी, अब जो जो मटन बने वो एक मैसेज है किसी खास विशेष वर्ग को। दूसरे को कहते हैं कि हम तो कौल ब्राह्मण है भाई साहब, हम तो कुर्ते कोट के ऊपर से जनेऊ पहन के ब्राह्मण बन जाते हैं। तो ब्राह्मण ही क्यों बनना है भाई साहब? जब मनुवादी बोलते हैं, ब्राह्मण बोलते हैं, सनातन धर्म के खिलाफ है, तो अब बोलते हैं कि मैं दलित हूँ। जी जी जी। तो नहीं, दलित नहीं, हमें ब्राह्मण बनना है, इसलिए कोट के ऊपर से जनेऊ पहनते हैं, हर हर मंदिर जाते हैं। पर जब दूसरे लोगों को ठेका दे रखा कि भाई आप लोग सनातन के खिलाफ में रहो, आवाज उठाओ, हम अब व्यक्ति के नाम पे आपका बचाव करते रहेंगे। और देखिए यही MP का चुनाव हो गया, तो इनको कमलनाथ को पता चल गया कि भैया हम तो बागेश्वर धाम के शरण में जाके वहां से हम इनसे शिक्षा दीक्षा प्राप्त करके चुनाव लड़ रहे हैं, और ये लोग यहाँ सनातन का विरोध करके हमारा खटिया खड़ी कर देंगे। तो इन्होंने बोला कि भैया यहाँ कोई ऐसी इंडिया की रैली नहीं होगी, और उन्होंने रैली कैंसिल, 2 ही दिन के अंदर रैली कैंसिल होगी। MP में कोई अब इंडिया गठबंधन की रैली हाँ नहीं हाँ होगी। हाँ, जी जी तो जी। उन्हें पता चल गया कि भैया ये रैलियां यहाँ नहीं चलेगी। तो ये जो गठबंधन है सनातन विरोधी है, क्योंकि बीजेपी कर्नाटक में, केरल में, आंध्रा में कमजोर है, वहां ये राजनीति चल सकती है। जो हिंदी बेल्ट है, जो नॉर्थ इंडिया है, यहाँ अभी भी जो समीकरण आए हैं वहां पे ये चलेगी नहीं इनकी। और चूंकि ये जो जो गठबंधन ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं देश की संस्कृति के संदर्भ में या राजनीति के संदर्भ में, वो फेलियर इसलिए हो जाता है कि वो भारत को समझ नहीं पाते, वो भारत की ज्योग्राफी को समझ नहीं पाते, भारत की डेमोग्राफी को समझ नहीं पाते कि भारत क्या चाहता है, भारत की मांग क्या है। अगर वो एक विषय को उठाते भी हैं, महंगाई, तो ठीक है महंगाई है, पर महंगाई की आड़ में फिर वो जिहादी बातें करते हैं। तो वो समझ में आ जाता है कि भैया बात महंगाई की करते हैं, एजेंडा जिहादी का चलाते हैं, और यही जी। कारण है कि वो फ्लॉप हो जाते हैं। ये बात हाँ, मणिपुर की करेंगे कि महिला सुरक्षित नहीं है, पर राजस्थान की बात नहीं करेंगे। महिलाएं हैं, लड़ सकती हैं, लेकिन अम्बेडकर नगर में सेलेक्टिव जो अप्रोच हुआ, है ना सर। वो आपने हम्म। देखा कि किस तरीके से महिलाएं, एक लड़की थी, नाबालिग थी, उसे मर गए, लेकिन प्रियंका गांधी ने अभी तो कुछ नहीं बोला। तो ये जनता को समझ में आता है कि जनता के साथ कौन खड़ा है, जनता के लिए क्या कर रहा है। तो ऐसे प्रोपेगेंडा वाले विचारों से अब इनका राजनीति जो है वो कैरियर चौपट हो रहा है। ठीक है, कर्नाटक चुनाव जीत गए तो इनका मोरल बूस्टअप है कि चलो ठीक है, अल्पसंख्यक का वोट जो है कंसोलिडेट करो, और सनातन विरोधी वोटों को जो है तोड़ने की कोशिश है। और यही एक सेगमेंट दिखाने की कोशिश हुई है, ये प्रतिबंध जो मीडिया पे लगाया गया है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये सक्सेस होगा, और लोग और ज्यादा जागरूक हो जाएंगे इसके बाद कि भैया ये अगर शासन में आएंगे तो हो सकता है 10 नहीं, कल चैनल बंद करवा देंगे, लोगों की अभिव्यक्ति की आजादी पे प्रतिबंध लगा देंगे। कुछ खास तबके के लोग, कुछ खास विशेष प्रिविलेज होगा, वही लोग देश में बोलेंगे, और ये परंपरा रही है। तो मुझे लगता है कि देश और जागरूक होकर इसका विरोध करेगा। मामला सिर्फ 14 पत्रकारों का नहीं है, ये देश की अभिव्यक्ति की आजादी है। ये सीमित होकर भी 14-15 लोगों तक नहीं रहेगा, बाकी लोगों पे भी ये प्रतिबंध लगेंगे। और इसका जब मुकाबला होगा तो कांग्रेस फिर वहीं आ जाएंगे, अगले चुनाव में फिर इनका एक नया एजेंडा सामने आएगा। तो इस बार ये ट्रायल एंड टेस्टेड कर रहे हैं, हिंदुत्व की चर्चा इस बार नहीं हो रही है, एक नया एजेंडा लेके आए हैं। और ये देखते हैं कहाँ होगा। देश जागरूक है, देश जवाब देगा इसका, इन्हें भी एहसास है इनका, इसीलिए गारंटी दे रहे हैं, पानी बिजली फ्री का गारंटी दे रहे हैं। तो ये चलेगा नहीं, समझदार जी हैं देश। जी जी। तो आपने धन्यवाद सर, आपने बहुत सारी बातें जो आपने रखी इससे मुद्दे से रिलेटेड। एक ये बात मुझे अभी, हमें हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजीव डबराल सर। सर आपका स्वागत है। राजीव सर, क्या हम ऑडिबल है? राजीव सर।
राजीव सर, क्या आप हमें सुन सकते हैं? ऑडिबल हूँ मैं आप? राजीव सर, माइट भी शायद आवाज नहीं जा रही। तो मैं इसी बात पर, जैसे आपने कहा कि ये इनकी मानसिकता है, ये इनका चरित्र ही ऐसा रहा है कांग्रेस का, तो ये कैसा चरित्र है? ये चरित्र ही मतलब चरित्र का उल्टा ही कोई शब्द आएगा इनके लिए तो, क्योंकि ना जब ये बात करते हैं, जब ये इनके स्पोक्स पर्सन कितनी अभद्र भाषा का यूज करते हैं, इनके बड़े नेता से लेकर छुटभैये नेता तक मोदी जी के लिए इतने अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। और मैं यहाँ पर फिर से यहाँ पर याद दिलाऊं कि हम यहाँ पर एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहे, किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे, देश की बात करते हैं, देश के भविष्य की बात कर रहे हैं, आज की बात कर रहे हैं, समाज की बात कर रहे हैं। पार्टियां आएंगी जाएंगी, ऐसी सरकारें आएंगी जाएंगी, हम रहे ना रहे, लेकिन देश रहेगा, संस्कृति रहेगी। इतने बड़े बड़े बिल्कुल आक्रांता आ गए, वो हमारी संस्कृति को नष्ट नहीं कर पाए, तो फिर जी। ये तो किस खेत की मूली है। और रही इस ठग बंधन और गठबंधन की बात, जो भी है ये, कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग, एक बड़े, मैं इन्हीं मतलब बड़े अच्छे लगते हैं मुझे मुहावरे दो है, ये बड़े अच्छे लगते हैं कि गागर में सागर वाली बात होती है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, और भानुमति ने कुनबा कुनबस। जोड़ा, और राम राम मिलाई जोड़ी है ये तो, मतलब ऐसे वाले सारे मिलके फटे पटाखे, एक जब फूटे पटाखे एक साथ मिल चुके हैं। परक यहाँ पर मैं आपको ज्वाइन करना चाह रही हूँ कि ये प्रधानमंत्री मोदी जी हो या कोई और है, जैसे कुछ भी अभी जैसे सबने कोट किया कि ये किसी के लिए कुछ भी बोल सकते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर, कि आजादी है हमें तो कुछ भी कहने की, लेकिन कोई इन्हें कुछ ना कहे। परक, प्लीज। जी मनीषा जी, देखिए सबसे पहले आपने जो प्रधानमंत्री जी की बात करी, क्योंकि मैं फाइनेंस बैकग्राउंड से हूँ इसलिए मैं डायरेक्ट प्रैक्टिकल नंबर्स पर जा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट उसके लिए कि पहली बात तो ये, जब भी नरेंद्र मोदी जी का नाम होता है आप विपक्ष में किसी नेता की उनसे तुलना नहीं कर सकते। आज की जो स्थिति है उसके हिसाब से, जो उनकी अप्रूवल रेटिंग इस समय चल रही, कुछ 76% की अप्रूवल रेटिंग है उनकी, जो कि हाईएस्ट है। उनके बाद जो सेकंड रेटिंग है वो 70% पे, और उसके बाद सब 50 के बिलो है। तो आप उनकी तुलना किसी विपक्ष के नेता से, कौन क्या कह रहा है, अभी जैसे नीति मैम अभी कार में ट्रेवल कर रहे थे, तो हो सकता है जो बाहर से मोमोज के ठेले से उनकी कार को कोई देख रहा होगा, वो कुछ ना कुछ कह रहा होगा, नहीं ये कार अच्छी नहीं है, इसका ये वाला मॉडल अच्छा है, बट इट डजेंट मैटर एट ऑल। तो ये कुछ वही वाली बात है कि ये नरेंद्र मोदी जी के बारे में अगर कुछ बोलते हैं अभिव्यक्ति के नाम पर, ठीक है, और वो चीज उल्टा आकर उनको ही तीर लगता है, वो ये भी हमने हर चुनाव में देखा ही है। तो आई डोंट थिंक इट इज रिलेटेड टू दैट। बट हाँ, जहां तक ये अभिव्यक्ति वाली जो बात, जो हमारा टॉपिक चल रहा था मेन, कि ये जब इन पर सवाल आते हैं तो ये उसको पर बैन लगाते हैं। इस पे आपने रहीम जी का दोहा भी बोला था, निंदक वाला। तो देखिए, जहां तक बात निंदकों की है, निंदकों को तो ये अपनी पार्टी से निकाल चुके हैं वन बाय वन, या फिर जो उनके सही शुभ चिंतक थे उनको तो सबको छोड़ दिया है। और अनिल जी भी क्योंकि पत्रकार हैं तो उन्हें भी ये चीज पता है, पत्रकार का काम निंदा करना नहीं है, उससे ज्यादा उसका काम एनालिसिस करना है, विश्लेषण का काम है उसका ज्यादातर, और प्रश्न पूछना काम है, जो हमारी जो जनता की आवाज है हमारे हाँ, वो हमारे माध्यम से नेताओं से पूछ सकते हैं। तो जहां तक ये निंदक तो नहीं, लेकिन जो एनालिसिस वाली इनके बात है, लगता है ना कि इनके निंदक है, तभी तो बहिष्कार किया ना कि हमारे अगेंस्ट ही लिखते हैं, हमारे अगेंस्ट नहीं बोलते नहीं, हैं, वो लोग हमारा निंदक नहीं गुणगान है नहीं असल करते। में। असल में ये कुछ उन्हें वैसी लगता है बात हो कि गई कि आप रेस में दौड़ रहे हो, और चूंकि आपको लग रहा है हम फर्स्ट नहीं आ पाएंगे, तो आप रेस से बाहर हो गए। पर वो ठीक है, आप रेस से बाहर हो गए, पर कभी ये मत समझो कि रेस भी खत्म हो गई है वो वहां पे। हाँ, ये तो उल्टा, आपने सुधांशु त्रिवेदी और संबित पात्रा जैसे लोगों को आपने मौका दे दिया। आप तो, जी आप जी वैसे जी। भी वो लोग जब होते हैं, मैं चार नाम ले रहा हूँ आपको एनडीए की तरफ से: सुधांशु त्रिवेदी, संबित पात्रा, गौरव भाटिया और शहजाद पूनावाला। इन चारों के आगे आप डिबेट में, मतलब मैंने अभी तक किसी को जीतते हुए नहीं देखा है। अब तक 100-200 से ज्यादा डिबेट्स में देख चुका हूँ, लेकिन इनके आगे वैसे भी कोई नहीं जीतता है। और अब तो आप रेस से ही बाहर हो गए हो। तो अब तो वो, मतलब जब आप सामने थे तभी वो INDIA का ये हाल कर देते थे। अब वो जब आप नहीं हो सामने, तो अब तो बस उन्हें वार पे वार खेलना है। तो ये तो आपने एक तरह से नो बॉल फेंक दिए बीजेपी को, और उसके बाद अब आप फ्री हिट दिए जा रहे हो उन्हें लगातार। तो यहाँ पे अब अंत वही होना है। और फिर दूसरी बात, अब जैसे मैं दो एंकर्स के भी नाम ले रहा हूँ, चित्रा त्रिपाठी और सुधीर चौधरी। पारिजात सर ने शायद काम भी किया है सुधीर चौधरी जी के साथ में।
तो उन्हें भी ये चीज पता है कि अभी देखिए इन दो के नाम मैंने इसलिए लिए क्योंकि शायद टीआरपी के हिसाब से सबसे ज्यादा अभी यही दो हैं। तो अब यहाँ जहां तक इनकी बात आती है तो इन्हें कोई इसलिए तो देखना पसंद नहीं करता है कि हाँ ये कांग्रेस के किसी प्रवक्ता को बुलाकर उसे सुनवाएंगे। इन्हें सुधीर चौधरी जी को देखा जाता है क्योंकि हमें उनका एनालिसिस जो उनका तरीका है करने का वो बड़ा पसंद है। चित्रा त्रिपाठी जिस तरह से प्रश्न रखती है अपने सामने, लोगों को वो स्किल्स पता है। उसके लिए कोई इसलिए नहीं देख रहा है कि हाँ आप देखो INDIA का कोई प्रवक्ता उनके पास आया है। तो हाँ। ये यहाँ पर मीडिया को कोई इम्पैक्ट नहीं होने वाला है। लेकिन हाँ जहां तक वो जो इमरजेंसी से आपने जिस तरह से जोड़ा था, टेक्निकली गलत है बट फंडामेंटली वो बिल्कुल सही है। क्योंकि टेक्निकली इसलिए क्योंकि उस समय आपकी एटलीस्ट कुछ हैसियत तो थी राजनीति में, आप सत्ता हाँ। में थे, प्रधानमंत्री थे। तो उस समय की बात कम से कम ये तो थी। लेकिन आज तो आपकी हालत ये कि अपोजिशन में क्या नेता चुनने के लिए भी आपको हाँ। गठबंधन करना पड़ रहा है। शायद बहुत लोगों को पता हो कि 54 सीटें अनिवार्य है अपोजिशन में रहने के लिए, वो इनके पास जी उतनी भी नहीं है। वो भी जी उन्होंने जी। यहाँ वहां से गठबंधन करके अपनी 54 सीटें करी है। तो ये हाँ। तो हाल है। पहले आपके पास सरकारें पूरी उसमें हुआ करती थी बहुमत में, अब आपके पास अपोजिशन भी बहुमत में नहीं है। जी तो जी जी। वो 1975 से जोड़ना थोड़ा सा, इसलिए मैंने कहा टेक्निकली गलत होगा लेकिन फंडामेंटली सही है। फंडामेंटली इसलिए सही है क्योंकि उस समय जो चुनाव हुआ था उसमें एक पारिवारिक एक परिवार जिसने राजनीति को अपने बिल्कुल सुपुर्द कर लिया था, वो पहली बार हारा था। शायद 2024 ऐसा रहेगा जिसमें वो आखिरी बार हारेगा। क्योंकि अब इसके बाद अब उसका कोई मुझे लग नहीं रहा है कुछ अस्तित्व है। क्योंकि कांग्रेस को भी आज ठीक है, मैंने नाम ही ले लिया, मैं नाम अवॉइड करना चाह रहा था। तो इसके इसके कोई बाद नहीं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है हमें भी। नहीं नहीं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, रेडियो हिंदुस्तान का नाम नहीं खराब होना चाहिए इसीलिए। तो छोटी बिल्कुल मोटी सही। पार्टियों के नाम ले रहा हूं मैं उनके सामने, तो इसलिए। जी। तो वाह वाह वाह, क्या बात। वाह वाह। जी 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 जी। ठीक है। तो अच्छा मैं जी, तो बस हाँ वही बात है कि जो कांग्रेस पार्टी है उसके बाद उनको वो खुद विश्लेषण करेंगे कहाँ पर मात खा गए। ये कुछ बड़े बड़े एंकर्स, इतने बड़े बड़े एंकर्स जो पूरे मीडिया की टीआरपी का अराउंड 30 to 40% हैंडल कर रहे हैं। मतलब मुझे तो आश्चर्य हुआ आपने कुछ और नामों को भी क्यों छोड़ दिया। आपने अंजना ओम कश्यप को क्यों छोड़ दिया, आपने श्वेता आएगी, वो सिंह को क्यों सेकंड छोड़ लिस्ट दिया। आने वाली है, सुनने में आया है कि सेकंड लिस्ट भी इशू होने वाली है। जी। तो अच्छा है फिर पूरे आप हर चैनल से बैन हो जाएगी उस तरह से। अब तो एक चैनल था वो भी आपके घर घर कॉरपोरेट एंगल ही खेलेंगे, खरीद घर लिया है। घर 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 खेलेंगे। बिल्कुल। बचपन में। फिर फिर वही सही तरीका है, फेसबुक पर वीडियो बनाकर पोस्ट कीजिए, सिर्फ अपने पॉइंट्स रखिए, जनता को बताने की कोई जी आवश्यकता जी नहीं। जी। तो मैं वही बोल रहा हूँ, ये आपने रेस से बाहर होके ये बहुत बड़ी गलती कर दी। एटलीस्ट प्रवक्ता सामने होता, नजरों के सामने दिखता, किसी के कुछ क्वेश्चन होते, आपके पास एक मौका था कि 100 सवाल आते, 100 में से कम 20 सवालों में तो आप जनता को शांत करा सकते थे। लेकिन अब जी तो 100 के 100 सवाल आपके ऊपर सीधे गाज बन के गिरेंगे। और समस्या सबसे बड़ी वही रहेगी क्योंकि आपने बॉयकॉट किया है, सुधांशु त्रिवेदी, संबित पात्रा, इन लोगों ने बॉयकॉट नहीं किया उन्हें। तो जी जो लोग सामने से इतनी बड़ी धुलाई कर रहे थे वो अब आपने पीठ फेर ली, अब वो कितना मारेंगे वो फिर एक सोचने वाली बात है। सो हाँ, दैट्स ऑल आई गेस। सो ठीक है, आलोचना निंदा सब अपनी जगह ठीक है। प्रधानमंत्री जी के लिए उन्होंने जो बोला है, हमेशा उसकी सजा भी जनता ने ही उन्हें दी है। आज भी देखिए उन्होंने उनके यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो पोस्ट किया है, वो कुछ दिल्ली की मेट्रो में घूम रहे थे आज। तो हम्म। जनता जिस तरह से उनका बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी, तो उससे समझ में आ रहा है एक जन नेता पे, लोकतंत्र की खासियत ही वही है कि एक जन नेता पर आप कितनी भी आलोचना कीजिए, निंदा कीजिए, आप कभी गिरा नहीं सकते उसे। तो जी उसका कुछ प्रभाव नहीं होगा। वही मेरा उत्तर था आपके प्रश्न को। जी जी जी। मैं ये यहाँ पर ऐड करना चाहूंगी परख, जैसे आपने कहा कि बिल्कुल जो जननेता है, यदि मैं मोदी जी की यदि यहाँ पर बात करूं, वैसे मैंने कहा कि मैं देश की बात के लिए ये मुद्दा मैंने इसलिए उठाया था और यहाँ पर रखा, सबको आप लोगों को आमंत्रित किया कि हम देश की बात कर रहे हैं। लेकिन ये जो मोदी सिंड्रोम है, मोदी फोबिया, ये इनसे इतने ग्रस्त हो चुके हैं कि इससे बाहर ही नहीं आ पा रहे। मतलब प्रॉब्लम ये होगी, जब किसी को कोई फोबिया हो जाता है ना, तो वो उससे बहुत ज्यादा डरता है। तो ये मोदी फोबिया से ग्रसित लोग हैं, मुझे ऐसा लगता है। उसी में
इनका मानसिक संतुलन जो है वो बिगड़ चुका है। और दूसरी बात ये मैं कहना चाह रही थी कि मोदी जी को एक व्यक्तिगत, एक पर्सन के रूप में, एक इंडिविजुअल तौर पर उन्हें जितनी उपलब्धि हासिल करनी थी, मुझे लगता है कि वो कर चुके। इतिहास में उनका नाम आ चुका है, ग्लोबल लीडर वो बन चुके हैं। अभी ये खिसियानी बिल्ली कितना ही खंबा नोचे, लेकिन मोदी जी की जो व्यक्तिगत छवि है उसे ये खराब नहीं कर सकते। लेकिन जो काम वो देश के लिए कर रहे हैं, तो उससे नुकसान जो हो रहा है वो देश के लिए हो रहा है। और ये जो नैरेटिव सेट कर रहे हैं ना कि मोहब्बत की दुकान खोलकर नफरतें, नफरतों के बारूद का ढेर जो बिछा रहे हैं, तो मुझे बस डर इसी बात का लगता है कि जो हमारे कुछ भोली भाली जनता है, या जो यंगस्टर्स है, या कोई और मतलब किसी भी एज कैटेगरी के, तो वो जो 2024 का जो चुनाव है, जो नेता का चयन है, कल भी मेरी पारिजात सर से इसी पर बात हो रही थी कि बहुत बड़ा, एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है, बहुत बड़ा डिसीजन होता है कि हमें वोट किसको देना है, लीडर किसको अपना बनाना है। तो यहाँ तो पता है क्या चल रहा है, जैसे आप किसी शादी ब्याह में जाएं और वहां पे आपको लगे कि जो पूरी मीडिया कवरेज हो रही है वो दूल्हा दुल्हन की हो रही है, भाई हमारे फोटो क्यों नहीं खिंच रहे हैं। तो इन लोगों की प्रॉब्लम कुछ ऐसे ही हो गई है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना की मेरी फोटो क्यों नहीं हो रही, मेरी फोटो क्यों नहीं है। पारिजात सर आप बताइए, पारिजात सर कुछ जी इस पर अपनी व्यूज जी जी दीजिए, क्या प्रॉब्लम है इनकी, मतलब मोहब्बत की दुकान वालों का ये। जी, सबसे पहले तो मैं अपने सभी जो पत्रकार और मेरे वक्ता मित्र यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी को अभिनंदन और सबका धन्यवाद और प्रणाम। ये आज विश्वकर्मा दिवस है, इसलिए निर्माण के नायकों को नमन, और राष्ट्र निर्माण के महानायक को नमन, जिनका आज जन्म दिवस है, मोदी जी का। रेडियो हिंदुस्तान के मंच से उनको जन्म दिवस की शतशः शुभकामनाएं। जीवेन शरदा शतम। अब बात करते हैं, जो आपने कहा प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम बहुत बड़ी है मनीषा जी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि अस्तित्व का संकट। देखिए ना, 2014 के बाद से देश ने प्रवेश किया है नव जागरण काल में, लेकिन कुछ लोगों ने प्रवेश किया है अंधकार काल में। बौद्धिक विकलांगता और दिमागी दिवालियापन का उत्सव मना रहे हैं वो लोग, एक ठग बंधन बना करके इंडी घमंडिया फ्रंट खोल। ठीक है, तो अब ऐसी स्थिति में एक तरफ है जरा से लोग, और एक तरफ है सारा देश, एक तरफ है भारतवर्ष, एक तरफ है इंडिया का एक फटा पुराना परचम लेकर अंग्रेजों और मुगलिया संस्कृति को साथ जोड़ करके आगे बढ़ने की एक तुष्टीकरण की राजनीति का संदेश देने वाले लोगों का ठगबंधन। देखिए, बिल्कुल क्लियर है, मजे की बात है, आजकल ये सोशल मीडिया का युग, जनता सब समझ रही है। तो इसलिए मैं तो ये कहूंगा, यहाँ पे मुझे 3 भाषाओं में 3 अलग अलग चीजें समझ में आ रही है। संस्कृत में कहते हैं दुर्मति दुर्गतस्य कारणम, दुर्मति ही दुर्गति का कारण है। उर्दू में कहेंगे बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। जब पिटते थे ये प्रवक्ता जो बैन लगा रहे हैं चैनलों को और एंकरों को, जब ये पिटाई खाया करते थे एंकरों से और दूसरे भारतीय जनता पार्टी या दक्षिणपंथी विचारधारा के प्रतिनिधियों से, तब बड़े बेआबरू होकर तब भी निकलते। तो अब तो इन्होंने बिल्कुल ही हताशा और कुंठा की अति का परिचय दिया और पूरी तरह से मैदान छोड़। ये पराजय का भाव है, ये पीड़ा का भाव है। और बहुत अच्छी बात कही है मेरे मित्र ने, तुष्टीकरण का संदेश भी है। इसी के साथ साथ इनको बैन करके पत्रकारों को, हाँ, तीसरा मेरा रह गया था, एक हिंदी में हो गया, एक उर्दू में हो गया, संस्कृत में। हाँ, हिंदी में यह है कि गब्बर सिंह जो कह गया, जो डर गया वो मर गया। ठीक है, गब्बर सिंह सही कह गया, आज ये डर गए इसलिए मर गए। 14 को अलग करके 24 को आपने अलग कर दिया अपने। 24 आ रहा है, 2024 ज्यादा दूर नहीं है। 14 लोग नहीं है, 14 लोगों के कितने बड़े फैन फॉलोइंग। 14 चैनल्स के जो चैनल्स है, 14 तो नहीं है, चैनल्स तो कम है, लेकिन एंकर्स 14, हर एंकर की अपनी एक फैन फॉलोइंग है। फैन फॉलोइंग उनकी हरकतों के कारण नहीं, उनके मानसिकता के कारण, उनकी सोच के कारण, उनके प्रश्नों के कारण, जो कि आपको लापतागंज में पहुंचा देते जवाबों के साथ। आपके पास जवाब नहीं। तो ऐसी स्थिति में आपने उनसे हार मान करके आप पीछे छिप गए जाकर बेंचों के नीचे, और आपने वहां से आवाज लगाई कि हमने आपको बैन कर दिया, हम जीत गए हैं, हमने मैदान छोड़ दिया है। मैदान छोड़ने वाले कहाँ जीतते? चलिए कोई बात नहीं। क्रिया प्रतिक्रिया और उसका कारण। क्रिया क्या थी? 14 एंकर्स को बैन किया। प्रतिक्रिया यह हुई कि सारा देश समझ गया
कि आपने मैदान छोड़ दिया और आप तुष्टीकरण कर रहे हैं मटन बनवा करके, ठीक है, कहीं कहीं बात कर रहे हैं सनातन पर हमला करके, सारा देश हैरान है। और सारा देश कह रहा बहुत अच्छा किया तुमने, ध्रुवीकरण कर दिया, अब आसान हो गया बीजेपी का काम, दक्षिणपंथियों का, राष्ट्रवादियों का, सनातन धर्मियों का, आरएसएस वालों का, हम लोगों का भी। क्योंकि भाई राष्ट्र के बेटे तो राष्ट्र के साथ जुड़ेंगे, जो माता पिता के साथ खड़ा ना हो वो परिवार का हिस्सा ही नहीं। माता पिता कौन है? भारत भूमि और भारत के नायक सभी पुत्र हैं। बीजेपी, मोदी और जितने भी दक्षिणपंथी नेता है जो सनातन की बात करते हैं, राष्ट्र की बात करते हैं, भारत भूमि की बात करते हैं, भारत माता की बात करते हैं, भारत के लाल है, सारा देश उनके साथ खड़ा है। और आप अगर उनके विरुद्ध खड़े हैं तो आप समझ लीजिए कि आप बिल्कुल सीमा से बाहर जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो वही वाली बात है, मैं ये कहूंगा कि ये बड़ा अच्छा किया, इसके लिए ये लोग अभिनंदन के पात्र। एक्चुअली उल्टा होना चाहिए, होना ये चाहिए था कि चैनलों को और इन एंकर्स को, इन ठग बंधन की पार्टियों को बैन कर। लेकिन देखिए डर के मारे आपने खुद ही कह दिया कि भाई हम तो, हमारी बिसात नहीं है कि आपके सवालों का जवाब दे सके। देखिए मुझे तो बिल्कुल वही वाली बात लग रही है, जैसे सारे चोर डाकू इकट्ठा हो जाएं और कहे पुलिस वालों से कि खबरदार, अब हम हमको पकड़ने की कोशिश मत करना, हम आपको बैन कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप कर दो बैन, फर्क कुछ नहीं पड़ना, आप बैन करेंगे और अंदर बंद होंगे, ठीक है। तो ये वही वाली बात है कि बड़ी मूर्खतापूर्ण हरकत है, जिसमें बचकाना भी पन भी है, इमेच्योरिटी भी है, और हताशा भी है, कुंठा भी है, बेचैनी भी है, सनसनी नहीं है। याद रखिए सनसनी बिल्कुल नहीं है। अब यहाँ पर एक बात और भी आ रही है, इन्होंने इनको बैन कर दिया, ठीक है, आगे कैसे बढ़ेंगे? आपके लिए धरातल कहां से आएगा? आपकी पब्लिसिटी कैसे होगी? आप कहाँ दिखाई देंगे? आप दिखाई नहीं देंगे तो आप कहाँ सुनाई ये देंगे? रैबीज सुनाना, रैबीज जी कुमार जी है सर, बिल्कुल। रैबीज। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये अलग तरह का एक कीटाणु, विषैला कीटाणु, मानसिक कीटाणु यहाँ पर अपने जीवंत रूप में हावी हो गया है इनकी मानसिकता के ऊपर, मैं कहूँ तो इन्होंने अपने लिए दरवाजे खुद बंद कर दिए। जो कि अगर मोदी करते, जैसे मीसा में किया था इंदिरा गांधी ने, मोदी करते कि भाई इन सारे पार्टियों वालों को, किसी प्रवक्ता को आप बुलाओगे नहीं, इन सबको बैन कर दो, तो आप मोदी को तानाशाह कहते हैं, डिक्टेटर कहते हैं, और क्या कहते हैं, वो कौन था वहां का, जर्मनी का हिटलर, ठीक है ना। लेकिन इंदिरा गांधी ने किया था, बहुत अच्छा काम किया, तो सुधार कर रही थी। आपने उल्टा कर दिया, आपने खुद ही इनको बैन कर दिया। आपने कहा कि हम नहीं दिखेंगे, हम नहीं सुनाई देंगे, हमको नहीं चाहिए पब्लिसिटी। बहुत अच्छा किया, जनता को सब दिख रहा है, क्योंकि जनता आपको सोशल मीडिया पर लगातार वॉच कर रही है, याद रखिए। आप बहुत गलत फंस गए हैं। हम लोग तो यहाँ पर एक छोटे स्तर पर, एक छोटे मंच से बात करें, पूरे देश में हर घर में बात हो रही है इसको लेकर के, क्योंकि लोगों को यह हैरानी कि भैया एंकरों ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? वो तो सवाल करते हैं, जवाब देने की कुवत है तो दो, और नहीं तो कह दो भैया माफ कर दो। बदतमीजी करो, लड़ाई करो, गाली बको, मौत के सौदागर कहने वाली महिला की पार्टी वाले लोग, जो कि प्रधानमंत्री, मौत का सौदागर प्रधानमंत्री को कहा और कोई एक्शन नहीं हुआ। कमाल है, ये भारत देश बेमिसाल है, बेमिसाल है। और ऐसे लोग जब मीडिया का और चैनलों का और पत्रकारों का बहिष्कार करें तो और भी बेमिसाल है। आप समझ लो क्या स्थिति है, दुर्गति है, दुर्मति है। और मैं तो कहूंगा देश के सौभाग्य की फिर से 2024 में शुरुआत हो रही है, अगले 5 सालों के लिए, और उसके बाद तो कांग्रेस शून्य भारत हो जाएगा। जो सपना देखा था हमारे देश के लोगों ने, वो सत्य। जी 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 जी, धन्यवाद सर। तो जैसे पारिजात सर ने अभी बात की कि क्रिया और प्रतिक्रिया, तो मैं यही कह रही थी, एक होता है कर्म, एक होती है क्रिया। तो यदि कोई कर्म करे बिना और बिना सोचे समझे है क्रिया करता है, तो असमय ही क्रिया कर्म होने लगता है, फिर क्रिया और कर्म दोनों ही जुड़ जाते हैं। और समय से पहले वो भी जो है क्रिया जी और कर्म। तो हिंदी भाषा बड़ी अच्छी भाषा है, अभी हिंदी दिवस होकर बहुत चुका है। संधि संधि बहुत विच्छेद बढ़िया। और शब्दों को अलग से जोड़ें और फिर उन्हें मिला दें, है ना, तो उनके मीनिंग, अर्थ जो है बड़े गहरे हो जाते हैं। तो अभी कर्म की बात हो रही थी, तो कर्म किए बिना यदि कोई बिना सोचे समझे बस क्रिया क्रिया करता रहे, तो फिर क्रिया कर्म में ज्यादा समय शेष नहीं बचता, मुझे ऐसा लगता है ना। तो वो चाहे राजनीतिक जी रूप से हो, किसी व्यक्ति का हो, करियर का हो, है ना। तो लाइफ में ये सब कुछ देखने के लिए मिलता है। तो अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजीव सर। तो राजीव डबराल सर, आपका स्वागत है, और आप प्लीज अपने व्यूज इस पर दीजिए।
बहिष्कार जो हो रहा है ये पत्रकारों का। राजीव सर, क्या आप हमें सुन सकते हैं? जी जी ऑडियो बिल्कुल चेक कर ले, वो सुनता हूँ। शायद उनका ऑडियो आ गई नहीं नहीं आवाज। कर दूं। जी जी सर, वीडियो भी ऑन करिए राजीव सर। मैं तो सिर्फ सुनने बैठा हुआ हूँ। अच्छा, हम तो आपको सुनने के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ सुनने बैठा हुआ हूँ। व्यूज तो दीजिए सर, कुछ तो बताइए कि हाँ जी, आप इसे किस उससे देखते हैं, एंगल से। मैं सही में इस समय सुनने बैठा हुआ हूँ, कुछ बोल नहीं पाऊंगा तो सुनना चाहता हूँ। अभी मैंने सुना भी था। और लोगों से आप मतलब जी वार्ता जी जी कीजिए, मैं सुनता जी हूँ। जी सर, तो अभी मैं फिर जाती हूँ। मैं अभी जैसे सर ने हमें बताया था कि बहुत सारी चीजें हमें जो उन्होंने बताया कि जो सारे हमारे पैनलिस्ट हैं, तो मैं सबसे पहले अनिल सर ने जैसे हमें बताया था उसमें कि जो ये पहले 1975 में जो मीडिया का एक तरीके से बहिष्कार नहीं था, वो तो बैन ही लग चुका था। और इमरजेंसी के समय पर इवन जो आम जनता थी उसको भी बोलने की आजादी नहीं थी, और जो कोई बोलता था तो उसके साथ क्या होता था, उसी दौरान कुछ ऐसे राष्ट्र विरोधी काम हो गए थे। तो उनमें से एक था कि सेक्युलर शब्द को जोड़ दिया गया था, है ना। और भी बहुत सारे काम हुए। तो अनिल सर, हम जानना चाहेंगे कि कुछ और विचार इस पर आप अपने प्रस्तुत करें। बिल्कुल। मैं एक चीज ये कहना चाह रहा था, मैंने अभी ध्यान दिया तो आप अगर गौर करिए तो आखिर कोई घटना होती है तो वो अचानक से नहीं होती है। अगर ये जी जी बैन की जो लिस्ट आई, ये इस गठबंधन में यानी सर्वसम्मति से कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के रूप में किसी बैठक में पास हुआ हो, तो जी जिस बिल्कुल। बैठक में ये पास हुआ होगा वहां पर ये 28 पार्टियां होंगी। तो अगर हम पहले हम्म, ये सोचे कि ये पास कैसे हुआ होगा तो बड़ा मजा आने वाला है। जी तो आप अगर देखें तो गौर करने वाली बात यह है कि इसमें जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो 90% क्षेत्रीय पार्टियां ही हैं। सर, एक अगर एक आप सेकंड एक कमेंट देना चाहती हूँ। एक आपकी बात से ना, पास हुआ, आपने जैसे ही शब्द यूज किया, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, लेकिन मेरे मन में ये आया कि अब पप्पू पास नहीं हुआ तो कुछ तो और तो पास होगा ही होगा। जी जी बिल्कुल। तो जी जब इनका ये रिजोल्यूशन आया, इस रिजोल्यूशन को लाने वाले पार्टीज के बारे में अगर हम लोग गौर करें तो इसमें जैसे एक पार्टी आप टीएमसी लीजिए। जी प्रैक्टिकली टीएमसी बिना किसी नेशनल इशू के भी लोकसभा की अपनी सारी 38 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। उसे किसी जी नेशनल डिबेट में जाने की जरूरत नहीं है, वो केवल बंगाल के लोकल इशू पर चुनाव लड़ सकती है। उसे किसी पत्रकार से व्यक्तिगत रूप से कोई समस्या नहीं है। जी मी क्वाइट सिमिलरली आप अगर आंध्रा में देखिए, आप अगर महाराष्ट्र में शिवसेना को देखिए, उसको वो तो इन विवादों के कारण राष्ट्रीय परिदृश्य में आ गई, वरना अगर उसकी पार्टी में फूट न हुई होती तो शिवसेना भी अपने लोकल के मुद्दों पर ही लोकसभा चुनाव, और सभी सभी पार्टियां लोकल के मुद्दों पर ही लोकसभा चुनाव भी लड़ती हैं। क्षेत्रीय दलों का यही आज तक का परिपाटी रही है। फिर जी भी जी ये रेजोल्यूशन आया तो क्यों आया, मैं बताता हूं। जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है एक वर्ग विशेष को संतुष्ट करने के लिए। तो जी जी निश्चित रूप से इन 28 पार्टियों को किसी एक ने ये एश्योरेंस दिया है कि अगर आप हमारे इस नैरेटिव में साथ चलते हैं तो एक वर्ग विशेष का पर्टिकुलर राज्य में आपको सारा वोट मिल जाएगा। इसलिए आप थोड़ा सा मेरे इस बात पर सहमति दीजिए। जी तो उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी को किसका वोट चाहिए, बिहार में आरजेडी को किसका वोट चाहिए, बंगाल में ममता को किसका वोट चाहिए, या दक्षिण में कर्नाटक में कांग्रेस को किसका वोट चाहिए, ये सबको पता है। कौन किसका, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को किसका वोट चाहिए। जी तो उस तुष्टिकरण के वोट के लिए कहीं ना कहीं कांग्रेस की बात मान ली गई और ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत इन 14 पत्रकारों को बैन किया गया। असल में मजेदार बात ये नहीं है, मजेदार बात इसके अगले स्टेप में है। अगले स्टेप में होगा ये कि अब अभी तक तो ये सारी बारात आ गई है दरवाजे पर, द्वार पूजैया वगैरह अभी होने की तैयारी चल रही है। पर जो पर जो वादे हुए थे कि गाड़ी मिलेगी, कार मिलेगा, गहना मिलेगा, कैश मिलेगा, लड़के की माँ को ये देंगे, भाई को ये देंगे, अब उसकी बारी आने वाली है। जी अब सीट बंटवारे की जब बात होगी तो जो कांग्रेस कहती है कि हम बंगाल में आपको सारे मुस्लिम वोट दिलवा देंगे, तो जब दिलवा ही देंगे, और बहन जी अगर वो ममता दीदी अगर जान गई कि अब तो हमें सारे वोट मिल ही गए, तो वो कांग्रेस को एक सीट भी क्यों देंगी। हम्म हम्म क्या बात है, वाह वाह।
बिल्कुल बिल्कुल अगर जी अखिलेश यादव को ये पता लग गया कि ठीक है भाई, हमारे इस गठबंधन, इस नैरेटिव से हम जितना मैक्सिमम अल्पसंख्यक वोट खींच सकते थे वो खींच लेंगे, तो वो क्यों जाएगा कांग्रेस को एक भी सीट देने के लिए, जबकि कांग्रेस के पास इस बार रायबरेली भी नहीं बच रही है। मुझे लोकल की न्यूज पता है। क्वाइट सिमिलरली, आज अगर आप राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शिवसेना ऑलरेडी अपने अपने वजूद के लिए लड़ रही है, तो वो उसमें कांग्रेस को कहां घुसा लेंगी? लालू प्रसाद यादव की महत्वाकांक्षा और नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षा के आगे बिहार में वो कहां खड़े होंगे? तो ये जो पत्रकारों को बैन तो कर दिया, इससे इनकी अपनी कलई भी खुल गई। लेकिन आपको बताऊं तो हुए हैं पांव ही जख्मी, नवरदे इश्क में अव्वल, न ठहरा जाए है मुझसे, न दौड़ा जाए है मुझसे। वाह वाह अभी वाह होगा वाह 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 ये वाह वाह। बहुत कि बढ़िया बहुत बढ़िया। अब ये न तो खड़े हो पाएंगे, न तो ये भाग पाएंगे, क्योंकि जी इन्होंने जो स्टैंड ले लिया है, इस स्टैंड के बाद अब जब इनके आपस में झगड़े होंगे, अब जब बंदर बांट की बात आएगी, और चूंकि सबके पास कुछ नहीं है तो सबको सब चाहिए। अगर देखिए, जैसे होता है कि जो बड़े दल होते हैं उनमें जब सीटों का बंटवारा होता है, तो एक एक टेक्निकल एक रेशियो होता है जिसके आधार पर सीटों का बंटवारा होता है। पर जब जी। सबकी जेब खाली है, सब फुक्कटे हैं, तो जो आया है सबको पूरा चाहिए। बढ़िया। भाई, जी जीती हुई सीट बहुत एक भी ना हो, लेकिन लड़ने वाली सीट सबको पूरी पूरी चाहिए। जी तो आने वाले दिनों में ये जो बैन है, ये इनके गले की फांस बनने वाला है, जैसा मुझे लग रहा जी जी जी। तो मैं यही कहने वाली थी कि आपने शादी ब्याह का जिक्र किया, तो अभी ये एक रस्म और होती है, मैं वो भी याद दिला दूं। जब द्वार पे बारात आती है, तो जो लड़की की माँ होती है ना, तो वो दामाद की नाक जरूर पकड़ के खींचती है, कान खींचती है, कुछ ऐसा ही मैंने सुना था। हमारे यहाँ तो नहीं होती है। तो वो नाक और कान खींचने का भी अभी वो राइट जो है जनता के पास है, पब्लिक के पास है, ये भूल गए बेचारे अभी ये। है। जी 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 बिल्कुल। जी। हाँ, तो जी बिल्कुल सही, आपने बहुत अच्छा आकलन दिया सर। और विभाकर सर, आप इस पर कुछ और कहना चाहेंगे? विभाकर सर, क्या आप हमें सुन सकते हैं? विभाकर सर? शायद जुड़े हुए नहीं है। अच्छा। जी जी जी। तो परख आपके पास ही आती हूँ मैं अभी, इसी जैसे अभी सबके सर के विचार आए अभी इस पर, तो आप बताइए इस पर आप और क्या अपना जो एक्सपर्ट जी देना चाहेंगे? जी अरे नहीं, कोई एक्सपर्ट नहीं, नॉर्मल व्यू है मेरा। जी तो, जी जी नहीं, अनिल जी ने जैसे जो समुदाय विशेष के तुष्टीकरण की बात कही, ये काफी नया एंगल निकल के आया सामने इस चर्चा के दौरान। तो जी। अगर ये इन्होंने सच में एक समुदाय विशेष के लिए सोचा है, तो ये मैं कहूंगा एक अगला डिजास्टर मूव हो गया है। तो हाँ, क्योंकि वही। यहाँ अगला जी आ जी सकते थे, वो अब आपके पास नहीं आने वाले लौट कर। तो एक तो इन्होंने सबसे बड़ी गलती ये करी, और दूसरी सबसे बड़ी गलती एक ये भी है कि अब जैसे 2024 चल रहा है, ये 2003-4 की बात नहीं है, ये मतलब गठबंधनों का दौर बेसिकली देखा जाए तो 1999 से आया है, जब एनडीए बना था। सबसे पहले जी वाजपेयी जी ने एनडीए बनाया था, तो जब से ये गठबंधनों का दौर चला है, फिर इन्होंने अपना यूपीए बनाया, वो फिर ये चलता रहा। लेकिन 2024 देखा जाए तो एक्चुअली गठबंधनों का युग नहीं है ये। यहाँ पे आप राजनीतिक मित्र बना लीजिए जो आपको बाहर से समर्थन दे सके। एक उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे बीजेपी है, बीजेपी के पास आज दो राज्यों में मित्र है, नाम नहीं लूंगा मैं, एक उड़ीसा में है, एक आंध्र प्रदेश में है। हम्म, जी 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 जी। पर शायद कुछ टेक्निकल एरर हो जाती है। क्या बस जी, पर कंटिन्यू करिए। ठीक है, अभी क्लियर आ रही है मेरी आवाज? जी जी जी। हाँ हाँ, तो ये राजनीतिक मित्र बनाने का समय है जो आपको बाहर से समर्थन दे सके, जिनके साथ आपको ज्यादा सीट शेयर ना करना पड़े। जैसे बीजेपी के पास में, एनडीए के पास, बीजेपी नहीं एनडीए कहूंगा मैं, एनडीए के पास जैसे दो मित्र हैं, एक उड़ीसा में है, एक आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, जब भी कोई राज्यसभा में आपको कोई भी प्रस्ताव पास कराना है,
वेदर इट्स सीए, दिल्ली डिक्लेरेशन, दिल्ली सर्विस बिल है, कुछ भी है, उस पर उन दोनों ही पार्टियों ने बीजेपी को समर्थन दे दिया बाहर से, और बिल आसानी से पास हो गया। और असल में अभी स्मार्ट मूव यही है राजनीति में। लेकिन जहां तक ये गठबंधन बनाने वाली बात है, वही मैं अनिल जी को कोट करूंगा कि समाजवादी पार्टी को एक बार पता चल गया कि हाँ बस हमें यहाँ पर वोट मिल गया है, तो अब हम आपको सीट क्यों दें। या टीएमसी को पता चल गया है कि हाँ हमारे पास अब बंगाल में ये सब मुद्दे हैं हमारे पास, और हमारा अपना वोट बैंक है, हम आपको सीट क्यों दें। ये तो आप एक तरह से बीजेपी की टीम बी तैयार कर रहे हो, क्योंकि यहाँ जी पर जी कोई आपको रिटर्न में कोई सरकारी राजपत्र पर लिख कर नहीं दे रहा है कि 2024 में हम जीत गए तो हम आपके साथ रहेंगे। हो जी सकता जी है, जी और इनमें से कुछ दल थे जो कभी एनडीए से जुड़े हुए थे, उन्हें भी मैं बिल्कुल। नाम लेके सम्मानित नहीं करूंगा, ये कुछ दल हैं जो एनडीए से जुड़े हुए थे। तो संभव है ये 2024 में फिर पलटी मारकर यहाँ आ जाए। कुछ के यहाँ पर वैसे भी कुछ राजनीतिक तंत्रों की रेड चल रही है। तो हालांकि ठीक है, हर हर पार्टी जो भी सत्ता में होती है वो इन इन सब रिसोर्सेस का यूज करती है, उसमें कुछ वही राजनीति है, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि आपने एक तरह से वही, जो मैंने आपकी पिछली बार भी मैंने एक डिबेट में कहा था, 268 सीटें ऐसी है जिन पर अगर बीजेपी को हटा दो तो कांग्रेस ही सबसे बड़ी पार्टी है आज के समय में। तो कांग्रेस को भी बेटर था कि वो ट्राई वही करते, बिना गठबंधन के जाते, और बाद में बाहर से समर्थन लेके सरकार की सोचते। बट हालांकि ठीक है, निंदकों के लिए वहां पर कोई आश्रय नहीं है, तो वो, हाँ। जी। तो मैं अभी यहाँ पर आपकी बात से एक कमेंट आ रहा है मेरे, ऐसे ही बिल्कुल एकदम से स्पॉन्टेनियसली आया ये आपकी बातें सुनते सुनते। गठबंधन गठबंधन सुनते सुनते मेरे दिमाग में एकदम से आया कि राजनीति में 7 जन्मों वाले विवाह नहीं होते। 7 जन्मों का नाता जैसे सनातन संस्कृति में होता है ना, कि 7 जन्मों का नाता है ये हमारा। तो यहाँ पे राजनीतिक निकाह होते हैं, तो फिर साथ ही साथ फिर वो 3 तलाक भी बड़ी जल्दी हो जाते हैं। तो राजनीतिक बिल्कुल गठबंधन बिल्कुल। राजनीतिक निकाह है। बहुत सही तो बात उसमें कही, भी, बहुत सही। जी जी, तो वो कोर्ट में भी प्रोसेस लंबा नहीं चलता। उसका डिवोर्स के लिए फिर वो 3 तलाक ही हो जाते हैं। तलाक तलाक तलाक। तो ये राजनीतिक गठबंधन कुछ ऐसे ही है, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। प्लीज कंटिन्यू। तो हाँ बस फिर यही बात है कि जहां तक इन्होंने ये जो कुछ एंकर्स को फिर हमारा जो टॉपिक था कि एंकर्स को बैन किया, ये वो, एंकर्स को कुछ नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि हर एंकर की अपनी एक पहचान है। और इनमें से अधिकतर एंकर वो है जिनका करियर उस समय ही शुरू हो गया था जब यूपीए की सरकार हुआ करती थी। उस समय कोई एक नया दूसरा गठबंधन हुआ करता था, यूपीए, जो कि अब अ, स- हाँ, समाप्त हो चुका जी। है। तो जी जी हाँ, तो उस समय के काफी सारे उनमें से वो भी पत्रकार हैं, ये कोई 10 साल में बने हुए पत्रकार नहीं है कोई भी। सबका अपना अपना एक संघर्ष रहा है, तो एंकर्स को कोई नुकसान नहीं है। जहां तक बात फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की है, सबके पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। वो सुधीर चौधरी अभी भी अपना पॉइंट रखेंगे, चित्रा त्रिपाठी अभी भी अपनी बात बोलेगी, और शेष 12 लोग भी वही करेंगे। तो वहां पर कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी चीज ये है कि वही विनाशकाले विपरीत बुद्धि जैसा कहा गया था पहले डिस्कशन में, यहाँ पर बस वही हुआ है, एक एक करके डिजास्टर्स डिसीजंस लिए जा रहे हैं। पहले सनातन धर्म पे टिप्पणी कर दी बेफिजूल में, जबकि आपकी खुद की पत्नी और आपकी मम्मी जो एम के स्टालिन की वाइफ है, वो दोनों जबकि सनातन धर्म के लिए इतना दान पुण्य कर रही हैं। शायद काफी लोगों को नहीं पता हो कि तमिलनाडु के एक मंदिर में इन्होंने सोने का मुकुट चढ़ाया था, कुछ 3 या 4 किलो का, वो भी। तो ये एक समय तो ये भी था। तो जी जी। जी यहाँ जहां तक ये बात है, ये सब डिजास्टर्स मूव है, उसी में एक और ये कदम ले लिया, हो सकता है आगे एक और ऐसा कोई कदम उठाए कि हम ये जी भी नहीं करेंगे या हम वो भी नहीं करेंगे। हो सकता है आने वाले टाइम में बोलते हैं हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। तो कुछ कह नहीं सकते इस गठबंधन के बारे आप, में। जी, आपकी बातों से मुझे बार बार एकदम से क्लिक करते जा रहे हैं मेरे माइंड में। अभी जैसे आपने कहा ना कि उनकी माँ और उनकी पत्नी बहुत पूजा पाठ करती हैं, सोने का उन्होंने वो दान दिया, तो उसी भक्ति के प्रताप से ही बच रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। और जब तक उनकी भक्ति, उनके पुण्य चल रहे हैं, इनकी माता जी और इनकी पत्नी के, तभी तक ही इनका भी जो है सर्वाइवल चल रहा है। जैसे अभी मुझे कथा याद आती है, आई होप कि सभी ने सुना होगा कि एक राक्षस हुआ करता था जलंधर। उनकी पत्नी का नाम था वृंदा, और वो बड़ी भक्त थी, इनकी विष्णु जी की बड़ी भक्त थी।
तो उनका बाद में, तो जब तक वृंदा, क्योंकि पतिव्रता भी थी, सती थी, तो उनका, उनके पुण्यों की वजह से जलंधर को मारा नहीं जा सकता था। और आगे की स्टोरी तो आप सभी को पता ही होगी कि जलंधर का अंत कैसे हुआ। तो हर राक्षस का, हर अत्याचारी का अंत होता है। तो बड़े बड़े राक्षस अत्याचारी आए, बड़े बड़े इन्वेडर्स इस कंट्री में आए, इस देश में आए, और उन्होंने जितने भी अत्याचार करने थे किए, और कोशिश किया, प्रयास किया कि नष्ट करे, लेकिन कुछ तो बात है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि भारतीय संस्कृति जीवित रहेगी, सनातन हमेशा सनातन ही रहेगा, अखंड रहेगा। कि एक अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक इंटरव्यू किया था दिलीप जी का, वो भी एक पत्रकार है और गिरमिटिया फाउंडेशन के फाउंडर है। पारिजात सर, आप तो बहुत अच्छे से जानते जी हैं, जी आपके जी, मित्र भी बिल्कुल हैं। बिल्कुल, जी 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 जी। जी तो दिलीप जी ने जब बताया था कि इतने दूर दराज देशों में और जनरेशन्स बैक, मतलब कई पुश्तों पहले गए हुए भारतीय हैं, लेकिन वो आज भी हिंदू धर्म को अपनाए हुए हैं। और उसका सबसे वाह, बड़ा उदाहरण थे अभी ब्रिटिश प्रधानमंत्री। उन्होंने बहुत ज्यादा, गिरमिटिया जो लोग थे उन्होंने बहुत ज्यादा अत्याचार सहे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपनी जड़ों को नहीं छोड़ा, अपने धर्म को बहुत नहीं अच्छा, छोड़ा, इतने अत्याचार के बहुत बाद भी। और उसका सबसे बहुत बड़ा उदाहरण अभी परख ने कहा था, दीदी जीजाजी आए हुए हैं, परख का मैंने आर्टिकल पढ़ा था। तो उन्होंने कहा कि जीजा जी हैं, जब वो कहते हैं ना कि आई एम अ प्राउड हिंदू, तो जब वो कहते हैं इस बात को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री होकर भी, तो जो यहाँ के एरे गहरे नत्थू खैरे टॉम डिक और हैरी का तो क्या कहना, जो सनातन को उखाड़ने चले हैं। जी 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 जी। जी जी। तो अभी मैं बस इसी बात के ऊपर मैं बात, विभाकर जी क्या जुड़ चुके हैं हमसे, क्या आप मुझे सुन सकते हैं सर? विभाकर जी? नहीं जुड़े हैं अभी शायद। नहीं। तो अच्छा, कोई बात मैं आपसे नहीं, जी पारिजात जी सर आपसे ही लेना चाहूंगी कि जी आप जी लास्ट जी कमेंट करें। जी जी जी। मीसा जब लगा था ना 1975 के आसपास, तब एक बहुत बड़े देश के कवि ने जी 2023 को देख लिया था, 2024 को, ऐसे लोगों को जिनकी आज बात हो रही है, जिन पे हम बात कर रहे हैं। तब जी उन्होंने लिख दिया था, इन तिरछी टोपी वालों को जनता चुन चुन मारेगी। ये वो तिरछी टोपी वाले, उसमें टोपी पहन करके नेतागिरी होती। अब जी तो सूट कोट पहन करके और कोट के ऊपर जनेऊ धारण करके नेतागिरी हो रही है। लेकिन इन तिरछी टोपी वालों को जनता चुन चुन मारेगी, क्या दूरदृष्टि थी, वो बड़ा पक्का इरादा था, आज वो होने वाला है। ठीक है, चलिए मैं बात करता हूँ। अलंकार का अर्थ है, एक अलंकार शब्द है हिंदी का, सजावट शोभा से जुड़ा हुआ। तो जी। देश में एक तरफ अलंकृत वर्ग है और एक तरफ कलंकित वर्ग है। तो ये कलंकित वर्ग है जो देश के नाम पर, धर्म के नाम पर, राजनीति के नाम पर दाग है। इस दाग को धोने का अवसर आ गया है कुछ महीनों के बाद, अब कहूंगा 2024। सर्फ एक्सेल तो भेज दीजिए सर, सर्फ एक्सेल या उससे जी भी बिल्कुल, बेटर कुछ है। अंतिम बात बोल करके मैं समाप्त करता हूँ कि एक मंच नहीं, था मैंने कहा जिस पर सर्फ बैठ कर एक्सेल, सर्फ एक्सेल अमेजन, अमेजोन से भेज दीजिएगा कलंक को धोने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ गया। जी जी, सॉरी, मुझे सुनाई नहीं जी पड़ा जी था। जी। बिल्कुल सही कहा आपने। तो एक मंच है, इस मंच पर सारे नेता बैठे हुए हैं, माइक लगा हुआ है, जनता चारों तरफ से देश की उस मंच की ओर देख रही है, अपनी अपनी बात कह रहे हैं, उसके बाद में वोट मांगेंगे, उसका जनता वोट देगी नहीं सरकार। अचानक मंच में बैठे हुए ज्यादातर नेताओं ने, वैसे ज्यादातर नहीं, जरा से ज्यादातर नेताओं तो दक्षिणपंथी राष्ट्रवादी जिनकी सरकार है, जिनको देश का समर्थन, देश की जनता का समर्थन है, तो वो कुछ लोग एक तरफ आपस में कुर्सियां डाल के बैठ गए। उन्होंने कहा कि अब हम माइक का, ये जो माइक है जिससे हम बोल रहे हैं, इसका हम बैन लगाते, इसको हम प्रतिबंधित करते हैं। अब इस माइक की हमको जरूरत नहीं, हमें माइक नहीं चाहिए, शक्ल मत दिखाना, माइक को अलग कर दिया गया। उनकी आवाज जनता तक नहीं पहुंची। अचानक उनका दिमाग फिर खराब हुआ, मति भ्रष्ट, जो अभी हमारे मित्र ने कहा ना, जो नीति मैम ने कहा कि दुर्गति का काल जब आता है तो बुद्धि पलट जाती है। तो वो वाली बात है। अचानक उनमें से कुछ लोगों ने आपस में तय किया और कहा कि इस मंच की भी हमको जरूरत नहीं, मंच भी हमें नहीं चाहिए। तो उन्होंने अपने आगे पर्दा भी डाल लिया, माइक भी हटा लिया, पर्दा भी डाल लिया। अब वो पूरी तरह से गायब हो गया, पटाक्षेप हो गया उनका, और वो कहाँ चले गए पता नहीं। लेकिन जनता देख के इंतजार करती रही और इंतजार कर रही है, लेकिन कुछ देर बाद समझ, जनता समझ गई कि ये नट बाजीगर थे, ये मदारी थे, हमें जमूरा बना रहे थे। इस जमहूरियत जिसको कहते हैं, प्रजातंत्र को जमहूरियत कहते हैं उर्दू में, हमें जमहूरियत का जमूरा बना रहे थे ये मदारी। अब ये गायब हो गए, जनता बहुत प्रबुद्ध हो गई इस देश की। सोशल मीडिया का बहुत धन्यवाद, मोदी को धन्यवाद, मोदी की सोच को, मोदी के कामों को, मोदी के भाषणों को धन्यवाद। और मोदी के जो संडे को जो प्रोग्राम आता है ना, अपनों से अपनी बात, दिल की बात, मोदी की बात,
उसने भी बहुत लोगों को समझाया है, सिखाया, अब समझ में आ रहा। अब आप बेवकूफ नहीं बना सकते। पहले बड़ी आसानी से बेवकूफ बना देते थे इलेक्शन के टाइम पर, कहते थे कंबल बांट करके, केरोसिन का तेल बांट करके। एक जमाने में केरोसिन से स्टोव जलते थे देश में, तो रात को वोट देने के पहले, अगले दिन एक रात पहले सब लोगों के घरों में केरोसिन के भरे हुए डिब्बे पहुंचा दिए जाते थे, लोग वोट दे देते थे, ऐसा लगता था। लेकिन अब ऐसा नहीं, अब जमाना बदल गया, घर घर में पहुंचा दिया उन्होंने। मोदी जी ने गैस सिलेंडर, ठीक है, घर घर में रोशनी पहुंचा दी, बुद्धि में भी रोशनी पहुंच गई है। सोशल मीडिया को भी धन्यवाद, और प्रबुद्ध वर्ग को धन्यवाद, राष्ट्रवादियों को धन्यवाद। जो हमारे मित्र बैठे हुए राजीव डबराल बहुत बड़े राष्ट्रवादी है, मैं तो उनके मुझसे कुछ सुनना चाहता था, लेकिन ये उनका बड़प्पन है कि वो हमें सुनना चाहते। बहुत अच्छी बात है। तो मैं बता रहा हूँ कि पत्रकार थे जी न्यूज में, अभी आजकल बिल्डर है और बहुत बड़े आर्टिस्ट है कैमरे के। तो मैं ये कह रहा हूँ धन्यवाद कि एक धन्यवाद। कुछ ऐसे लोग हैं, चुने हुए लोग, जिन्होंने अपना ध्येय, अपना धर्म नहीं छोड़ा है इस सनातन के प्रति और इस देश के प्रति। मैं उन सभी को प्रणाम करता हूँ। और धन्यवाद मनीषा, आपने इतनी सुंदर चर्चा का, इतने अच्छे विषय पर हम लोगों को आमंत्रित किया, इसका आयोजन किया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। जी जी जी। अनिल सर, लास्ट कमेंट। अनिल सर। जी मैम जी। जी जी। मैम आपने बहुत ही, हम लोगों ने काफी वर्सेटाइल और काफी बड़े लेवल पर इस पूरे डिबेट को आगे बढ़ाया। मतलब हर एक एस्पेक्ट पर, इतिहास से लेकर के भविष्य तक पर चर्चा हो चुकी है, और कहीं ना कहीं आने वाले कल की भनक को हम लोग लेकर के बैठे हैं। ये जो आपने विषय उठाया, इस विषय के केंद्र से इसकी चारों तरफ जो परिधि है, उस परिधि को हम लोगों ने कहीं ना कहीं पूरा पूरा छू लिया है। और पारिजात भाई साहब ने और विषय, और परख भाई साहब ने जो विषय रखे, निश्चित रूप से बहुत ही तार्किक, और मतलब इसमें कोई लाग लपेट वाली चीजें नहीं है। एक सुगठित तर्कशील बातें जो रखी गई, मुझे सुनकर के बहुत अच्छा लगा। आप लोगों के साथ पहली बार बैठे थे, और निश्चित रूप से आगे भेंट होती रहेगी। बहुत बहुत जी धन्यवाद बिल्कुल। मैम। जी बहुत जी। धन्यवाद। परख, लास्ट कमेंट परख। जी मनीषा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। काफी अच्छी डिबेट रही है, काफी अच्छा डिस्कशन हुआ, काफी सारे नए नए तथ्य भी सामने निकल कर आ गए, और काफी कुछ चीजें नई रिसर्च करने को मिल गई। उसके लिए मैं तो काफी इस मंच का आभार मानूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जी। राजीव सर, एक चलते चलते एक कमेंट तो बोलिए प्लीज आप। राजीव सर। राजीव सर, सुन सकते हैं क्या? ऑडिबल हूँ मैं जी जी, राजीव मैं सर? सिर्फ, जी जी चल। जी ऑडिबल हूँ मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा जी कि ये जिन्होंने बैन किया है, जी। इनके बारे में चर्चाएं करके इनको इनकी औकात से ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही अच्छा। है। इस जी लायक ही नहीं है कि इन पे चर्चा की जाए। जी जी जी। और ये क्या बैन करेंगे, इनको तो बैन उल्टा मीडिया को कर देना चाहिए था बहुत पहले। ये इस लायक ही नहीं थे कि इनके साथ बैठ के जो है जी किसी जी बारे में जी। चर्चा की जाए। हम्म, परंतु जी देश को इनकी सोच पहुंचाने के लिए जरूरी था कि ये कितनी घटिया सोच रखते हैं, ये कितने हिंदू विरोधी हैं और मानवता विरोधी हैं, क्योंकि जो हिंदू विरोधी है वो मानवता विरोधी है। जी बिल्कुल। जो सनातन विरोधी है वो मानवता विरोधी है। वो जी। मानवता का नाश चाहता है, तभी सनातन का वो नाश चाहेगा। तो जी इनको तो खैर ये है कि सिर्फ ये है कि ये बैठते हैं तो अपना अपना जो सोच ये बताते हैं, उससे दुनिया को पता चलता है, देश को पता चलता है कितने भ्रमित लोग थे और कैसे गलत लोगों को वो समर्थन देते रहे, इनको सत्ता में बिठाते रहे। बस ये फर्क है कि वो अब वो इनकी सच्चाई जो है वो खुल के सामने नहीं आएगी और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाएगी। बाकी तो इनका कोई महत्व है नहीं। जी जी। धन्यवाद बहुत सर। शुक्रिया। स्कैनिंग बहुत जरूरी शुक्रिया। होती है, स्कैनिंग जरूरी होती है, और चर्चा जी इसलिए जरूरी होती है क्योंकि मैं हमेशा ये मानकर चलती हूँ, और कई बार मैं कह भी चुकी हूँ अपने पैनलिस्ट के सामने, कि बुरे समाज में जब कुछ बुरा होता है तो बुरे लोगों से ज्यादा अच्छे लोगों के खामोश रहने से ज्यादा होता है। तो जो बिल्कुल सही अच्छे बात। लोग हैं, तो उन्हें अपनी आवाज उठाते रहना चाहिए, क्योंकि जो हमारे जो यंगस्टर्स है, क्योंकि मैं ग्राउंड लेवल पर बच्चों से मेरा कनेक्शन होता है, जो यंग माइंड्स है, तो उनमें से बहुत सारे नहीं जानते। जैसे कि अभी अनिल सर ने बहुत सारी बातें रखी इमरजेंसी के टाइम की, जो सेक्युलर वर्ड जो ऐड किया गया, वो उसी समय ऐड किया गया है ना, जब ये थी इमरजेंसी का टाइम था, और रात मगर ऐसे किसी को पता भी एक नहीं चीज चला। सोचने की और है कि जी अगर सरकार 300 धारा 370 को खत्म कर सकती है, तो जी ये जो
सेक्युलर शब्द जबरदस्ती घुसा दिया गया चोरी जी से, इसको क्यों नहीं जी खत्म किया गया? ये भी इसको सर सरकार धीरे को धीरे खत्म कर एक देना साथ चाहिए जंप था। नहीं लगती ना, मुझे लगता है कि धीरे धीरे, क्योंकि हम, मुझे लगता है कि यदि 2024 में और भी यदि हम बहुमत के साथ यदि सरकार को जिताएं, ऐसे लोगों को आगे लाएं जो वास्तव में काम कर रहे हैं, क्योंकि अभी आपने देखा पिछले दिनों जितने भी वायलेंस है, अभी 2024 थोड़ा दूर है, अभी तो कितनी, अभी तक जितनी भी मेरी वार्ता हुई है ऐसे प्रबुद्ध लोगों से, सबका ये कहना है कि अभी बहुत कुछ होना बाकी है, जैसे नूह में हिंसा की गई थी या बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही हैं, तो धीरे धीरे सब कुछ होगा, है ना। लेकिन इसी के साथ साथ ही चर्चा भी जरूरी है, क्योंकि इनका जो असलियत है, जो इनकी वास्तविकता है, वो सामने लाना जरूरी है, क्योंकि जो आज की जनरेशन है उन्हें बहुत सारी बातें पता ही नहीं है, इसलिए उनकी स्कैनिंग करना भी जरूरी है। तो आज की चर्चा के लिए आप सभी ने जो अपना योगदान दिया अपने विचारों के माध्यम से, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और बैन, क्योंकि मैंने फिर से यही बात कह रही हूँ कि बैन का अर्थ मेरा सिर्फ एंकर्स को सपोर्ट करना नहीं है, ये क्योंकि एक विचारधारा की लड़ाई है, और इस लड़ाई में राष्ट्रवाद बनाम परिवारवाद, और परिवारवाद में भी परिवार की चिंता करना कुछ गलत नहीं है, लेकिन उसके लिए देश की आहुति देना वो गलत है। हम नहीं होंगे, कोई नहीं होगा, पार्टी आएंगी जाएंगी, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ अपनी बात को, और कोई सरकार आए दूसरी आए, चाहे ये सब चलता रहेगा, लेकिन देश रहना चाहिए सर, और हमारी संस्कृति। जी, तो आप सभी का बहुत बिल्कुल बहुत सही। धन्यवाद, आभार। मिलते धन्यवाद, हैं एक धन्यवाद जी, नए आभार। नए शो में, डीएलए में। प्रणाम जय श्री राम। प्रणाम। जय श्री राम।